कर्ज के पहाड़ को चुकाने के लिए मैं स्टेज पर चढ़कर गाना गाता हूँ। 90 बिलियन आंटीज एकदम शांत हो जाती हैं और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स भी रुककर सोचने लगती हैं, क्योंकि मैं पहले कोई खास इंसान नहीं था, बस एक संघर्ष करता सॉन्ग राइटर था जिसने बहुत ज्यादा ब्रेज्ड चिकन खाया और अचानक मर गया। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो खुद को एक हैंडसम आइडल के शरीर में पाता हूँ जिसकी करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मैं उसकी मेमोरीज को खंगालता हूँ और पूरी कहानी जोड़ता हूँ। ओरिजिनल सोल का नाम रिवर था। उसने 18 साल की उम्र में एक टैलेंट कंपटीशन शो से डेब्यू किया था। अपनी लुक्स और बनाई गई हाइप के दम पर वह सीधा टॉप पर पहुंच गया। उसने 3 महिलाओं को डेट किया था, सेरेना, क्वीन ऑफ पॉप, जेड, अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, और सनी, फैन फेवरेट आइडल। लेकिन जिसने उसे सच में बर्बाद किया वह था टैक्स स्कैंडल। उसकी रेप्यूटेशन एक रात में ढह गई। ब्रांड्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए, शो प्रोड्यूसर्स ने उसे बाहर कर दिया, ओरिजिनल सोल पर 50 मिलियन का डेट छोड़ दिया गया। क्या भयानक स्थिति है। इससे बुरी स्टार्टिंग हैंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं अपनी सिचुएशन का आकलन करता हूँ। सबसे पहले मैं एपेक्स एंटरटेनमेंट से सारे संबंध खत्म कर देता हूँ। मुझे शक है कि फैन स्लीपिंग स्कैंडल के पीछे वही लोग थे। शायद सस्ता कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कराने के लिए पूरा जाल बिछाया गया था। अच्छी बात यह है कि मेरी इमेज पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन बिना किसी लड़ाई के हो जाता है। अगला कदम पैसा कमाना और डेट चुकाना। मैं फोन निकालकर एक के बाद एक वैरायटी शो से संपर्क करता हूँ। हर कोई मुझसे ऐसे बचता है जैसे मैं कोई प्लेग हूँ। आखिरकार बेशर्मी की सारी हदें पार करने के बाद हेवंस वॉइस के डायरेक्टर ली मुझ पर दया दिखाते हैं और 2.5 मिलियन अपीयरेंस फी वाला एक सस्ता कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। हेवंस वॉइस एक क्रूर म्यूजिक कंपटीशन है। यहाँ सिर्फ सीरियस सिंगर्स मुकाबला करते हैं। डायरेक्टर ली अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। वह बस मेरी बची हुई पॉपुलैरिटी का आखिरी कतरा निचोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही मेरी आखिरी लाइफलाइन है। 1 हफ्ते बाद फिल्मिंग शुरू होती है। मैं प्रोडक्शन टीम द्वारा अरेंज किए गए होटल में पहुंचता हूं। मैं पूरी तरह कंगाल हूं। अपार्टमेंट तक बेच चुका हूं। 20 मिलियन से ज्यादा डेट है और हालत ऐसी है कि ब्रेज्ड चिकन तक ऑर्डर नहीं कर सकता। धत, चाहे कोई भी दुनिया हो, स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही रहता है। इसी बीच होटल के दूसरे हिस्से में एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में दूसरे कंटेस्टेंट्स बातें कर रहे हैं। यकीन होता है कि प्रोड्यूसर्स ने उसे भी बुलाया है। रिवर, उस आदमी की करियर पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रूम में टॉप रैंक्ड सिंगर मार्कस धीरे धीरे अपना ड्रिंक पीता है और तिरस्कार से हंसता है। रिवर को भूल जाओ, उसकी स्किल लेवल के साथ वह सिर्फ कैनन फॉडर है। एलिमिनेशन राउंड आते ही बाहर हो जाएगा। कंटेस्टेंट्स में मार्कस का इंडस्ट्री स्टेटस सबसे ऊंचा है और सभी उसका सम्मान करते हैं। अगले दिन फिल्मिंग आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन टीम हर कंटेस्टेंट का एक छोटा इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू अरेंज करती है। मेरा इंटरव्यू लेने वाली प्रोड्यूसर लगभग 30 साल की महिला है जिसका नाम इवॉन है। उसने सफेद शर्ट और जीन्स पहन रखी है और उसका मैच्योर आकर्षक फिगर पूरी तरह नजर आता है। इवॉन मेरी आंखों में देखते हुए पूछती है, रिवर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगले राउंड तक पहुंच पाओगे? मैं हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता हूँ। आप क्या सोचती हैं इवॉन? हमारी आंखें मिलते ही इवॉन को एक अजीब झटका महसूस होता है। सवाल का जवाब दो, उसे वापस मेरी तरफ मत घुमाओ और इस तरह घूरना भी बंद करो। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। इवॉन के चेहरे पर एक पल के लिए घृणा की झलक दिखाई देती है। मैं कुछ सोचकर जवाब देता हूँ, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं एलिमिनेट होऊंगा या नहीं। मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। इवॉन भौहें सिकोड़ लेती है। इस जवाब से उसे कुछ भी पता नहीं चला। वह फिर पूछती है, एक और सवाल, थोड़ा पर्सनल। ऑनलाइन लोग कहते हैं कि तुम्हारे कई फीमेल आर्टिस्ट्स के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। क्या तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे? यह सवाल साफ तौर पर प्रोडक्शन टीम द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन मेरे पास विरोध करने की स्थिति नहीं है। इसलिए मैं सीधे कैमरा की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स थे वे सब असली थे। मैंने कभी एक साथ कई लड़कियों को डेट नहीं किया। इवॉन मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वह मुझे वेटिंग रूम तक ले जाती है। जैसे ही मैं डोर खोलकर अंदर जाता हूँ, 9 जोड़ी आंखें एक साथ मेरी तरफ घूम जाती हैं। उनमें क्यूरियोसिटी है, सरप्राइज है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्गस्ट है। मैं मुस्कुराकर सबको हाथ हिलाता हूँ। कैमरास चल रहे हैं, इसलिए वे मजबूरी में सिर हिला देते हैं। मैं पूरे रूम को देखता हूँ और एक शांत कोने में जाकर बैठ जाता हूँ। मार्कस मुझे ठंडी नजर से देखता है। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार भरा हुआ है। स्टेज पर होस्ट पहले ही रूल्स समझा रहा है। हर राउंड में 500 ऑडियंस मेंबर्स वोट देंगे। पहला एपिसोड सिर्फ शोकेस राउंड है। एलिमिनेशन दूसरे एपिसोड से शुरू होगी। मार्कस सबसे पहले स्टेज पर जाता है। वह वही सॉन्ग गाता है जिसने उसे फेमस बनाया था। उसकी वोकल्स और सॉन्ग दोनों टॉप टियर हैं।
शानदार। क्राउड पूरे परफॉर्मेंस के दौरान चीखता और तालियां बजाता रहता है। परफॉर्मेंस खत्म होने पर उसे 456 वोट्स मिलते हैं। किसी चमत्कार के बिना यह फर्स्ट प्लेस है। शो आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार छठे परफॉर्मर के रूप में मेरी बारी आ जाती है। बाकी हर सिंगर को स्टेज पर जाने से पहले चीयर्स मिलते हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो एक भी इंसान कुछ नहीं कहता। मुझे परवाह नहीं, मैं डोर खोलता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। होस्ट मेरा नाम पुकारता है। क्राउड तुरंत शोर मचाते हुए विरोध करने लगता है। बिल्कुल, रिवर ही है। ये स्कमबैग सच में यहाँ आने की हिम्मत कर गया? इसकी गार्बेज वॉइस के साथ इस शो में आना तो बस खुद को बेइज्जत करवाना है। गर्ल्स, इस स्कमबैग को वोट मत देना। इसे सबसे आखिरी रैंक पर भेजो। यहाँ तक कि होस्ट भी असहज दिखने लगता है। वह जल्दी जल्दी एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट खत्म करता है और स्टेज से उतर जाता है। मैं सिर झुकाता हूँ, जबड़ा कस जाता है और धीरे धीरे माइक उठाता हूँ। क्राउड से लगातार बूस और इंसल्ट्स की आवाजें आती रहती हैं। डायरेक्टर ली तक हिल जाता है। उसे पता था कि मुझे बू किया जाएगा, लेकिन इतना बुरा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। वह मॉनिटर पर मुझे अकेले स्टेज पर खड़ा देखता है और फिर भी मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान मौजूद है। इवॉन के दिल में कुछ हलचल होती है। ये स्कमबैग अभी थोड़ा दयनीय लग रहा है। स्टेज पर खड़ा मैं पहले से इस सब के लिए तैयार था। मैं एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप खुद को स्थिर करता हूँ। ऑडियंस की तरफ हल्का सा झुककर बाव करता हूँ। फिर म्यूजिक शुरू होता है। बिग स्क्रीन पर सॉन्ग इन्फॉर्मेशन चमकती है। परफॉर्म्ड बाय रिवर, रिटन एंड कंपोज्ड बाय रिवर। क्राउड अचानक शांत हो जाता है। सबको लगा था कि मैं अपने पुराने हिट सॉन्ग्स में से कोई गाऊंगा। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं ओरिजिनल सॉन्ग लेकर आऊंगा। नो वे। कोई बुदबुदाता है। रिवर ने कुछ लिखा है, पक्का कोई बेकार पॉप सॉन्ग होगा, उसके फैंस के लिए बनाया होगा। रुको, इंट्रो तो सच में अच्छा लग रहा है। इवोन भी चौंक कर म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ देखती है। स्लो बैलेड है, वह धीरे से कहती है। उसके पुराने स्टाइल जैसा बिल्कुल नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर विक्टर भौहें चढ़ाता है। उसने खुद सबमिट किया था। क्वालिटी सच में ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसने लिखा है। स्टेज पर इंट्रो आगे बढ़ता है और मैं धीरे धीरे माइक उठाता हूँ। कुछ साधारण लाइंस गाता हूँ और पूरा वेन्यू शांत हो जाता है। हर चेहरे पर शौक साफ दिखाई देता है। उस स्कमबैग की आवाज सच में अच्छी है। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर ली मॉनिटर को घूरता रह जाता है। क्या सच में ये वही है? इवॉन और विक्टर दोनों सिर हिलाते हैं। दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स भी उतने ही शॉक्ड हैं, खासकर रूबी। उसने रिवर को पहले म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करते देखा था, तब उसकी वोकल्स वाकई भयानक थीं। कुछ महीनों में इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? स्टेज पर मैं गाना जारी रखता हूँ। क्राउड मेरी आवाज सुनता है, हल्की भारी, थोड़ी भर्राई हुई और दर्द से भरी। धीरे धीरे उनके दिल का गुस्सा कम होने लगता है। सबके दिमाग में एक दुख भरी लव स्टोरी बनने लगती है। एक लड़का जिसने एक लड़की को हर्ट किया, एक लड़का जो गिल्ट में डूबा हुआ है, अकेला, पछतावे से भरा हुआ जब वह लड़की उसे छोड़कर चली गई। उसी पल सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या उसने ये सॉन्ग अपनी जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर लिखा है? क्या ये उसकी किसी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए है? लेकिन किसके लिए? सेरीना? जेड? सनी? ऑडियंस में स्पेक्यूलेशन फैल जाती है। मेरे लिए यह सॉन्ग जानबूझकर चुना गया था। ओरिजिनल सोल पूरी तरह डिजास्टर था। पब्लिक ओपिनियन को सीधे बदलना लगभग असंभव है, तो क्यों ना उसी का इस्तेमाल किया जाए। एक डिवोटेड हार्ट ब्रोकन मैन की इमेज बनाई जाए। स्कमबैग नहीं, मैं तो बस हर लड़की को एक घर देना चाहता था। मैं प्लेयर नहीं हूँ। मेरे दिल में बस बहुत सारे कमरे हैं और हर लड़की को उसका एक असली हिस्सा मिला था। स्टेज पर मैं अपनी सारी वोकल स्किल्स झोंक देता हूँ और अपने सालों के एक्टिंग एक्सपीरियंस का हर कतरा भी मैं दर्द और टेंडरनेस से भरा हुआ गाता हूँ। साथ ही चुपके से कैमरा के क्लोजअप एंगल्स भी पकड़ता रहता हूँ। आंखों में बस उतनी ही नमी आने देता हूँ जितनी चाहिए। सॉन्ग अपने अंत की तरफ बढ़ता है। हर कोई म्यूजिक में खो चुका है। मेरी टेक्निकल फाउंडेशन मजबूत है, लेकिन इमोशन और परफॉर्मेंस अभी पूरी तरह एक नहीं हुए हैं। कुछ रफ एजेस अब भी मौजूद हैं। जब आखिरी नोट खत्म होता है, मैं क्राउड की तरफ देखता हूँ और धीमी आवाज में बोलता हूँ। गला थोड़ा भर्रा जाता है। थैंक यू कि आप अभी भी मेरा गाना सुनने को तैयार हैं। मैं सच में दिल से ये कह रहा हूँ। मैं ऑडियंस को पूरा 90 डिग्री बाव देता हूँ, फिर म्यूजिशियंस की तरफ मुड़कर उन्हें भी बाव करता हूँ। कैमरा तुरंत क्लोजअप लेता है। बिग स्क्रीन पर हर कोई मेरी आंखों की सिंसेरिटी देख सकता है। उस पल पूरे हॉल में एक हल्का सा कंपन दौड़ जाता है। इवॉन मुझे स्टेज पर अकेले खड़ा देखती है और अचानक उसके दिल में दर्द सा उठता है। स्टेज से उतरने के बाद क्राउड फिर बातें करने लगता है। सॉन्ग सुंदर था, लेकिन ये आदमी अब भी स्कमबैग है। डिवोटेड लवर बनने का नाटक मत करो। मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। मैं इसे वोट नहीं दूंगा। वेटिंग रूम में लौटते ही दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स मुझे देखते रह जाते हैं। वे साफ तौर पर चौंक गए हैं। मार्कस चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज सपाट लेकिन नुकीली है। रिवर, वो सॉन्ग तुमने खुद लिखा था? बाकी सब भी उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं एक पल रुकता हूँ, फिर सिर हिला देता हूँ। हाँ,
मार्कस हल्की मुस्कान देता है। तुम्हारे पुराने स्टाइल से काफी अलग है। उसका मतलब बिल्कुल साफ था। उसे लगता था कि मैंने वह सॉन्ग किसी और से खरीद लिया है। मैं अच्छी तरह समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है, इसलिए तुरंत जवाब देता हूँ, मार्कस, तुमने भी तो अपने करियर में बहुत अलग अलग स्टाइल्स के सॉन्ग्स रिलीज किए हैं, है ना? मार्कस तिरस्कार से हंसता है और चुप हो जाता है। उसी समय स्टेज पर होस्ट मेरा स्कोर अनाउंस करता है। कंग्रेचुलेशंस टू रिवर, 267 वोट्स। होस्ट की आवाज सपाट है, लेकिन ऑडियंस तक बात साफ पहुंच जाती है। क्राउड में हंसी की लहर दौड़ जाती है। 300 भी नहीं छू पाया। मुझे पता था ये स्कमबैक कुछ नहीं कर पाएगा, अगले एपिसोड में पक्का एलिमिनेट हो जाएगा। इस बीच मैं स्पॉन्सर द्वारा दिए गए चिप्स और मिल्क खा रहा हूँ। सच कहूं तो मैं इस स्कोर से संतुष्ट हूँ। पब्लिक डाउनफॉल के बाद मुझे लगा था कि कोई मुझे वोट ही नहीं देगा। कम से कम इससे ये साबित हुआ कि परफॉर्मेंस लोगों तक पहुंची है। एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा। तभी इवॉन एक बॉक्स लेकर वेटिंग रूम में आती है और उसे टेबल पर रख देती है। अगले एपिसोड के लिए हर कंटेस्टेंट एक सॉन्ग ड्रॉ करेगा। मैं हाथ डालता हूँ और किंग हू का एक सॉन्ग निकाल लेता हूँ। बाकी कंटेस्टेंट्स तुरंत हंसने लगते हैं। अगर मैंने यह कवर खराब कर दिया तो किंग के फैंस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि किंग हू सालों से सिरीना का पीछा करता रहा है। मैं सिरीना को डेट कर चुका हूँ। अब ये पूरा मामला एक तमाशा बनने वाला था। इवॉन मुझे सहानुभूति भरी नजर से देखती है। मैं सिर्फ मुस्कुराकर कंधे उचका देता हूँ। अब डरने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। इसी तरह पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। पेमेंट भी समय पर आ जाती है। फिल्मिंग खत्म होने के अगले दिन 2.5 मिलियन यूएन मेरे अकाउंट में पहुंच जाते हैं। आखिरकार मैं राहत की सांस ले पाता हूँ। डेट अभी भी 20 मिलियन यूएन से ज्यादा है, लेकिन कम से कम अब जिंदा रह सकता हूँ। हेवंस वॉइस ही इस समय मेरा एकमात्र काम है, इसलिए मैं होटल में ही रुक जाता हूँ। हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ और सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता हूँ। हेट अभी भी लगातार आ रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि मेरे पुराने एंटी फैंस अब सबसे ज्यादा शोर मचाने वालों में शामिल हैं। 2 दिन बाद प्रोडक्शन टीम पहला एपिसोड प्रीव्यू रिलीज करती है। 3 मिनट का प्रीव्यू क्लिप, जिसमें ज्यादातर प्री कॉम्पिटिशन इंटरव्यूज हैं, लेकिन सबसे विस्फोटक हिस्सा वह है जहां मैं अपनी 3 फेमस एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़े सवालों का जवाब देता हूं। इंटरनेट फट पड़ता है। घिनौना आदमी मेरी क्वीन का नाम इस्तेमाल करके अटेंशन ले रहा है। इस आदमी को कभी माफ नहीं किया जाएगा। कृपया इंडस्ट्री छोड़ दो। ऑनलाइन डिबेट आग की तरह फैल जाती है और हेवंस वॉइस भी उसी के साथ स्पॉटलाइट में आ जाता है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। डायरेक्टर ली नंबर्स देखकर संतुष्टि से सिर हिलाता है। ये डील वाकई काम कर रही है। तभी विक्टर बोलता है, डायरेक्टर, रिवर बहुत ट्रैफिक ला रहा है, लेकिन उसके एंटी फैंस बहुत ज्यादा हैं। लॉन्ग टर्म में इतनी नेगेटिव हीट शो और नेटवर्क दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। डायरेक्टर ली चुप हो जाता है। ये वाजिब चिंता थी, लेकिन इतनी बड़ी ट्रैफिक वेव को छोड़ देना भी बेकार होता। आखिरकार वह कहता है, फिलहाल देखते हैं, दूसरे एपिसोड में उसे बाहर कर देंगे। दूसरी तरफ जेड स्टूडियो में उसकी असिस्टेंट मिया डॉक्यूमेंट्स का ढेर लेकर अंदर जा रही होती है। तभी एक कॉलीग उसे रोक लेता है। सावधान रहना, बॉस आज बहुत खराब मूड में है। मिया वहीं रुक जाती है। क्या हुआ? वह सावधानी से पूछती है। कॉलीग आंखें घुमाता है। वही स्कमबैग फिर ट्रेंडिंग में है। मिया तुरंत ट्रेंडिंग पेज खोलती है। सब कुछ समझ में आ जाता है। वह खुद को बड़बड़ाने से नहीं रोक पाती। रिवर, सीरियसली? बॉस के पास सब कुछ है, पैसा, लुक्स, टैलेंट, फिर भी उस स्कमबैग ने सब कुछ कैसे बर्बाद कर दिया? माया को पहले लगता था कि वे दोनों परफेक्ट कपल थे, लेकिन रिलेशनशिप खत्म करने वाला रिवर ही था। ब्रेकअप म्यूचुअल था, कोई ड्रामा नहीं हुआ था। जेड ने कभी वजह नहीं बताई, लेकिन उसके थोड़े समय बाद ही रिवर सनी को डेट करने लगा था। मिया सावधानी से ऑफिस में दाखिल होती है। जेड डेस्क पर बैठी फाइल्स के ढेर में डूबी हुई है। उसके चेहरे का भाव बहुत खराब है। बॉस, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मांगे थे। मिया हर शब्द सोच समझ कर बोलती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं जेड भड़क न जाए। जेड सामने पड़े पेपरवर्क के पहाड़ को घूरती है और भौहें सिकोड़ लेती है। ठीक है, रख दो और जाओ। उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट होती है। मिया राहत की सांस लेते हुए बाहर निकल जाती है। जेड फोन उठाती है और ट्रेंडिंग टॉपिक्स स्क्रॉल करने लगती है। जल्द ही उसकी नजर रिवर के इंटरव्यू क्लिप पर पड़ती है। उसका मूड और खराब हो जाता है। वह झुंझलाकर फोन एक तरफ फेंक देती है। शहर के दूसरे हिस्से में मार्कस किंग को पता चलता है कि रिवर अगले एपिसोड में उसका एक सॉन्ग कवर करने वाला है। ये सुनते ही वह प्रोडक्शन टीम से तुरंत संपर्क करता है। किंग हू ने कवर सॉन्ग पर बैन लगा दिया। वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पसंद करेगा, लेकिन रिवर को उसका सॉन्ग परफॉर्म करने नहीं देगा। इवॉन ने कॉल काटा और उसका एक्सप्रेशन तनाव से भर गया। इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट सॉन्ग ढूंढना लगभग असंभव था। डायरेक्टर ली ने हाथ हिलाकर बात खत्म कर दी। रिवर को खुद इसका हल निकालने दो। अगर नहीं कर सकता तो अपना कोई सॉन्ग गा ले। ये पूरी तरह अनफेयर था, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता था। वैसे भी उनकी नजर में वह सिर्फ कैनन फॉडर था। अगले राउंड में उसे बाहर होना ही था। जल्द ही सैटरडे आ गया। हेवंस वॉइस की 2nd एपिसोड की फिल्मिंग शुरू हो गई। 1st एपिसोड अगले फ्राइडे ब्रॉडकास्ट होने वाला था। ऑडियंस मेंबर्स अपनी सीट्स पर बैठने लगे। वेटिंग रूम में सबसे पहले मैं पहुंचा। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स एक एक करके अंदर आए।
हर एक ने मुझसे दूरी बनाकर रखी। कभी टॉप आइडल रहा इंसान अब इस हालत में पहुंच चुका था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बस स्पॉन्सर द्वारा दिया गया मिल्क पीता रहा। फ्री चीजें हमेशा ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। रूबी ने चोरी से मेरी तरफ देखा। रिवर वाकई बहुत हैंडसम था। कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी चीजों से बच निकलता रहा। होस्ट स्टेज पर आया और फिल्मिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। पिछले एपिसोड में मैं सबसे आखिरी रैंक पर था, इसलिए इस बार मुझे सबसे पहले परफॉर्म करना था। मार्कस ने घमंडी मुस्कान छोड़ी। पहले से एलिमिनेट होने के लिए चुना जा चुका है और अब सबसे पहले परफॉर्म भी करेगा। अगर रिवर नहीं तो और कौन? स्टेज पर होस्ट ने मेरे सॉन्ग चेंज करने की वजह समझाई। मेरे आने से पहले ही क्राउड ने बू करना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे स्टेज पर चला गया। जैसे ही मैं दिखाई दिया, क्राउड और भी जहरीला हो गया। स्टेज से उतर जाओ, मर जाओ स्कमबैग, इसे अभी एलिमिनेट करो। मैं तो सिर्फ इसे हारते देखने आया हूँ। बैक स्टेज क्रू चुपचाप यह सब सुनता रहा और सिर हिलाता रहा। आज तो इसे पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। लेकिन मैं स्टेज पर पूरी तरह शांत खड़ा रहा। मैंने ऑडियंस की तरफ हल्का बाव किया, फिर पीछे म्यूजिशियंस की तरफ मुड़कर उन्हें भी बाव किया, अकेला। फिर म्यूजिक शुरू हुआ। बिग स्क्रीन पर सॉन्ग टाइटल दिखाई दिया, लायर, परफॉर्म्ड बाय रिवर, रिटन एंड कंपोज्ड बाय रिवर। क्राउड में हलचल मच गई। किसी ने तुरंत फोन निकालकर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। एक और ओरिजिनल? इस आदमी को क्या हो गया है? ये कब से सॉन्ग्स लिखने लगा? पक्का किसी और का काम चुरा रहा है। क्राउड में चर्चा फैल गई। प्रोडक्शन टेबल पर विक्टर ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं इस लड़के को समझ नहीं पा रहा। पहले स्ट्रैंडेड, अब लियर। दोनों सॉन्ग सच में मजबूत हैं। इवॉन इंट्रो सुनते हुए कुछ पल के लिए खो गई। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, शायद उसने सच में ये सॉन्ग्स खुद लिखे हैं। उसकी हालत इतनी खराब है कि कोई उसके लिए गोस्ट राइटिंग क्यों करेगा। वेन्यू अब भी शोर और हॉस्टिलिटी से भरा हुआ था। हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं। स्टेज से उतर जाओ, तुम स्कमबैग हो और तुम्हें खुद पता है। लेकिन मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। इंट्रो को अपने ऊपर बहने दिया और धीरे धीरे मूड में उतर गया। अगले कुछ मिनटों में मुझे अपनी पूरी एक्टिंग स्किल की जरूरत पड़ने वाली थी। ये हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता था। जैसे जैसे इंट्रो आगे बढ़ा, मैंने धीरे धीरे माइक उठाया। पहली लाइन निकलते ही क्राउड फिर उबल पड़ा। क्या ये स्कमबैग सच में शो ऑफ कर रहा है? 3 सेलिब्रिटी एक्स गर्लफ्रेंड्स होने पर इतना गर्व है इसे? ऑडियंस में बैठे आधे लड़के ऐसे लग रहे थे जैसे स्टेज पर चढ़ जाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे शोर कम होने लगा। रूबी का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या यह भी उसकी जिंदगी से लिखा गया सॉन्ग है? शुरुआत में यह ब्रैगिंग जैसा लगा, लेकिन जितना ज्यादा उसने सुना उतना ही कुछ अजीब महसूस हुआ। ऑडियंस को भी वही एहसास होने लगा। लिरिक्स का हर शब्द आयरनी से भरा हुआ था। वह दिखाता था कि उसे परवाह नहीं, जबकि असल में वह गहराई से परवाह करता था। वह दिखाता था कि उसे दर्द नहीं है, जबकि अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। परफॉर्मेंस आगे बढ़ती रही। मैं हर लाइन ऐसे गा रहा था जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आंखें दूसरी कहानी कह रही थीं, गहरी, भटकी हुई, यादों से भरी हुई। और जब कैमरा मेरी तरफ आता तो मेरी आंखों में चमकती हल्की नमी हर चीज बयान कर देती। हर डिटेल एक ही बात चिल्ला रही थी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। वह बहादुरी का मुखौटा पहन रहा है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। इतना घमंडी कि अपना दर्द स्वीकार भी नहीं कर सकता। वह स्कमबैग अंदर से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। स्टेज के किनारे खड़ी इवॉन मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। असल में वह काफी डिवोटेड इंसान लगता है। उसने सोचा, सिरीना, जेड, उन सब के बारे में सोचो। उनमें से किसी ने भी उसके खिलाफ एक बुरा शब्द नहीं कहा, कभी नहीं। इसका मतलब कुछ तो है। उसने उन्हें अच्छा ट्रीट किया होगा। उसने सच में हर रिलेशनशिप की परवाह की होगी, वरना कोई ऐसे सॉन्ग्स नहीं लिख सकता। स्टेज पर मेरी आंखों के किनारे लाल होने लगे। हर बार जब ऐसा लगता कि मैंने अनजाने में अपनी नजरें कहीं और घुमा ली हैं, कैमरा उसे बिल्कुल सही समय पर पकड़ लेता। मेरी आवाज में बहुत हल्का सा कंपन था और वही उसे दिल तोड़ देने वाला बना रहा था। ऑडियंस पूरी तरह म्यूजिक में खो चुकी थी, उस कहानी में खो चुकी थी जो यह सॉन्ग सुना रहा था। आखिरकार आखिरी नोट खत्म हो गया। क्राउड में काफी लोग अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कैमरा की तरफ देखा, फिर ऑडियंस और म्यूजिशियंस दोनों को गहरा बाव किया। मेरी आवाज अब भी कांप रही थी। थैंक यू। मुझे यह सॉन्ग पूरा करने देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मेरी टूटी हुई आवाज सुनकर, मुझे सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे खुद को संभालते हुए देखकर, इतना टूटा हुआ और अकेला देखकर, अचानक क्राउड में से किसी ने खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, रिवर मत रो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मेरी बात उन तक पहुंच चुकी थी और उसी पल सब समझ गए कि इस सॉन्ग का नाम लियर क्यों था, क्योंकि इसकी हर एक लाइन झूठ थी। लिरिक्स में बार बार कहा गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में वह किसी भी इंसान से ज्यादा परवाह करता था। कुछ सॉफ्ट हार्टेड ऑडियंस मेंबर्स चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे। जिसने अभी अभी जोर से आवाज लगाई थी, उसकी आंखें भी अब लाल थीं। उसने वोटिंग डिवाइस को देखा। वैसे भी यह एलिमिनेट हो जाएगा, एक वोट से क्या बदल जाएगा, उसने खुद से कहा। मैं रिवर को नहीं, इस सॉन्ग को वोट दे रही हूँ। और उसने बटन दबा दिया। प्रोडक्शन टेबल पर विक्टर ने लंबी सांस छोड़ी। क्या किसी और ने नोटिस किया? पिछले एपिसोड की तुलना में उसकी वोकल्स काफी बेहतर हो गई हैं,
लगता है बैक स्टेज वो सच में बहुत मेहनत कर रहा है। डायरेक्टर ली और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। पिछले एपिसोड में भी इम्प्रूवमेंट सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी भी रफ एजेस थीं। आज रात परफॉर्मेंस लगभग फ्लॉलेस थी। आइवॉन के दिमाग से रिवर की अकेली परछाई निकल ही नहीं रही थी। कभी टॉप आइडल रहा आदमी, और आज उसकी हालत देखो। इतनी बड़ी गिरावट देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। स्टेज पर होस्ट ने घोषणा की कि वोटिंग बंद हो चुकी है और रिवर के टोटल वोट्स हैं। होस्ट अचानक रुक गया, उसकी आंखें फैल गईं। रिवर 399 वोट्स। ऑडियंस फट पड़ी। उस स्कमबैग को इतने वोट्स मिले? सीरियसली? 400 से सिर्फ एक वोट कम। आखिर उसे वोट किसने दिया? क्या हमने तय नहीं किया था कि कोई उसे वोट नहीं देगा? क्राउड कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गई। ये स्कोर इतना ऊंचा था कि पिछले एपिसोड में उसे सीधे टॉप 6 में पहुंचा देता। डायरेक्टर ली और विक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों सच में हैरान थे। क्या सच में यह एलिमिनेट होने से बच सकता है? वेटिंग रूम में पिछले एपिसोड के लोअर रैंक्ड कंटेस्टेंट्स घबराने लगे। कुछ तो नर्वसनेस में अपने नोट्स तक मसलने लगे। मार्कस पूरी तरह हक्का बक्का दिखाई दे रहा था। वह मेरी तरफ मुड़ा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों तक नहीं पहुंची। तुम्हारा नया सॉन्ग काफी अच्छा था रिवर। सुना है तुमने इसे कल ही लिखा था। इतनी स्पीड शायद पूरी इंडस्ट्री में कोई और ऐसा नहीं कर सकता। उसके शब्दों का मतलब साफ था। वह सोच रहा था कि मैंने यह सॉन्ग किसी और से खरीदा है। मैं उसके हर छिपे हुए ताने को समझ गया। ये बूढ़ा सांप शो शुरू होने के बाद से हर मौके पर मुझे निशाना बना रहा था, जैसे मैं कोई आसान टारगेट हूं। मैंने धीरे से मुस्कुराया, पूरी तरह शांत, सिर्फ इसलिए कि मार्कस कोई चीज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई और भी नहीं कर सकता। वैसे मार्कस, काफी समय हो गया तुम्हारा कोई नया सॉन्ग नहीं आया। लगता है तुम अपनी म्यूजिक से ज्यादा बाकी लोगों पर नजर रखने में व्यस्त हो। मार्कस को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा लाल हो गया, गर्दन तक लाल हो गई। उसने ठंडी सी आवाज निकाली और चुप हो गया। रूम में मौजूद बाकी लोग अविश्वास से मुझे देख रहे थे। इस इंडस्ट्री में कोई भी अपने सीनियर को इस तरह जवाब नहीं देता था। रूबी ने मेरी तरफ 2 बार देखा। न जाने क्यों उसे यह देखकर बहुत संतोष मिला। उसे भी मार्कस कभी पसंद नहीं था। वह हमेशा ऐसे चलता था जैसे पूरा रूम उसी का हो। शो आगे बढ़ता रहा। एक और कंटेस्टेंट का स्कोर मुझसे कम आया, सिर्फ 377 वोट्स। अब मैं लास्ट प्लेस से सुरक्षित था। आखिर में परफॉर्म करने वाला मार्कस था। उसने किंग लेवल ट्रैक को कवर किया, उसमें अपना अंदाज जोड़ा और पूरे स्टेज पर पूरी पकड़ बनाए रखी। वोकल्स मजबूत और पॉलिश्ड थीं। जब वह वापस वेटिंग रूम में आया, उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ लिखी हुई थी। आखिर सभी परफॉर्मेंसेस खत्म हो गईं। मार्कस ने 477 वोट्स के साथ फर्स्ट प्लेस हासिल किया। रूबी 455 वोट्स लेकर सेकंड रही। वेस्ली तीसरे स्थान पर 429 वोट्स के साथ आया। ब्रैंडन चौथे स्थान पर 410 वोट्स लेकर पहुंचा और मैं 399 वोट्स के साथ छठे स्थान पर रहा। सच कहूं तो मैं इससे खुश था। डेड लास्ट से सीधे 6th प्लेस तक पहुंचना, यह असली प्रोग्रेस थी। नफरत अब भी बहुत ज्यादा थी। एक ही झटके में नीचे से वापस सबसे ऊपर पहुंच जाना कभी भी संभव नहीं था। दूसरा एपिसोड खत्म हुआ। एलिमिनेट हुआ कंटेस्टेंट अफसोस भरे चेहरे के साथ चला गया, लेकिन रिजल्ट्स के खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता था। तभी डायरेक्टर ली अंदर आए और एपिसोड 3 के रूल्स घोषित किए। अब से हम थीम्ड फॉर्मेट में जा रहे हैं। हर कंटेस्टेंट को दिए गए थीम पर एक ओरिजिनल सॉन्ग लिखना होगा। प्रोडक्शन टीम ने सॉन्ग राइटिंग कोचेस भी बुलाए हैं। जरूरत पड़े तो मदद ले सकते हो। अगले एपिसोड का थीम था द वन दैट गॉट अवे। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ चमक उठा। दर्जनों सॉन्ग्स तुरंत मेरे दिमाग में उमड़ पड़े। फिल्मिंग खत्म होने के बाद मैं वापस होटल लौट आया। प्रोडक्शन टीम की तरफ से फिर 2.5 मिलियन मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने बैलेंस चेक किया, अब पूरे 5 मिलियन थे। अगर मैं कुछ और एपिसोड्स तक टिक गया तो कर्ज का बड़ा हिस्सा उतर जाएगा। फिर मैं पैसे बचाकर अपनी म्यूजिक कंपनी शुरू करूंगा और धीरे धीरे उसे बड़ा बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी काम था प्रेज्ड चिकन ऑर्डर करना। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही फ्राइडे आ गया। हेवंस वॉइस का पहला एपिसोड प्रसारित होने वाला था। आधा इंटरनेट सिर्फ मुझे बुरी तरह फेल होते देखने के लिए ट्यून इन कर रहा था। उधर किंग हू ने अपना फोन देखा और पाया कि सेरीना को भेजा गया पैकेज पहुंच चुका है। उसने मैसेज भेजा, सेरीना, पैकेज लेना मत भूलना। सेरीना घर पर आराम कर रही थी। नोटिफिकेशन देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी झुंझलाहट चमकी। यह आदमी सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने फोन नीचे रखा और टीवी की तरफ देखा। हेवंस वॉइस का पहला एपिसोड शुरू होने वाला था। उसी समय म्यूजिक क्रिटिक लिली, जिसके सभी प्लेटफॉर्म्स पर 40 मिलियन फॉलोअर्स थे, वह भी शो देख रही थी। एक सीरियस म्यूजिक रिव्यूअर होने के नाते उसे रिवर जैसे क्लाउड चेसिंग परफॉर्मर्स से बिल्कुल सम्मान नहीं था। यह स्कमबैग सच में इस शो पर आ गया। शायद आखिरी बार कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैं स्क्रीन पर दिखाई दिया, ऑडियंस ने जोरदार बूइंग शुरू कर दी। प्रोडक्शन टीम ने क्राउड के क्लोजअप शॉट्स भी दिखाए। नफरत की लहर इतनी तेज थी कि हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
यहाँ तक कि लिली भी खुद से बुदबुदाई, जितना ऊंचा चढ़ते हो उतना जोर से गिरते हो। फिर म्यूजिक शुरू हुआ। स्क्रीन पर सॉन्ग इन्फॉर्मेशन देखते ही लिली ने पलक झपकाई। उसका ओरिजिनल सॉन्ग इंट्रो बजते ही उसके प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट्स सक्रिय हो गए, क्योंकि इंट्रो अविश्वसनीय रूप से कैची था। सेरेना की आंखों में भी हल्की जिज्ञासा चमकी। वे 2 साल साथ रहे थे, वह उसकी वोकल्स को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन सच कहें तो सिंगिंग के अलावा उसमें आलोचना करने लायक ज्यादा कुछ नहीं था। जब उसने रिवर को एक सीरियस म्यूजिक कंपटीशन में देखा तो वह समझ गई कि उसे किसी कोने में धकेल दिया गया है, नहीं तो वह कभी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेता, खासकर अपनी स्किल लेवल और प्रोडक्शन टीम के उसके साथ मजाक बनाने वाले रवैये को देखते हुए। वह स्टेज पर उसे देखती रही। वह चेहरा अब भी उतना ही खूबसूरत था, लेकिन जब उसने गाना शुरू किया तो सेरेना के शांत चेहरे पर भी आश्चर्य की हल्की लहर दौड़ गई। उसकी वोकल्स बहुत बेहतर हो चुकी थीं। उसे याद आया कि रिलेशनशिप के दौरान वह उससे कहा करती थी, तुम सिंगर हो, अगर लंबा करियर चाहते हो तो मेहनत करनी होगी। और वह हमेशा अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? एक बात से दूसरी बात बढ़ती चली गई थी। जब उनका ब्रेकअप हुआ तब भी सेरेना ने उससे कहा था, उम्मीद है तुम अपनी वॉइस पर मेहनत करते रहोगे, अपना ख्याल रखना। अब उसे गाते सुनकर सेरेना के अंदर कुछ बदलने लगा। उसने सच में उसकी बात मानी थी, उसने सच में मेहनत की थी। उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। उस आवाज को सुनते हुए जो कोमल और दर्द से भरी थी, उसकी आंखों के किनारों को लाल होते देखते हुए जैसे वह किसी चीज को मुश्किल से रोक रहा हो। वह भारी, हल्की भर्राई हुई आवाज जिसमें दुख भी था और सुंदरता भी। उसी पल रिवर की लाल आंखें कैमरा की तरफ उठीं। सेरेना स्क्रीन को देख रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे दोनों सचमुच स्क्रीन के आर पार एक दूसरे की आंखों में देख रहे हों। उसकी धड़कन, जो बहुत समय से स्थिर थी, अचानक लड़खड़ा गई। क्या यह सॉन्ग मेरे लिए है? उसी पल उनकी पुरानी यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। रिवर, मुझे तुम पर विश्वास है, एक दिन तुम लेजेंड बनोगे। मैं तुम्हारी वोकल्स इंप्रूव करने में मदद करूंगी। रिवर, देखो, मैंने गोल्डन मेलोडी अवार्ड जीत लिया है, म्यूजिक का सबसे बड़ा सम्मान। मेरी सेरेना, ये तो कमाल है, लेकिन हर मिठास का अंत होता है। सेरेना ने अपनी कंपनी शुरू की थी और अपने पुराने लेबल के हर तरफ से दबाव का सामना कर रही थी। उसके पास खुद को हद से ज्यादा काम में झोंक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर रिवर ने एपेक्स एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। वह देश का नंबर 1 आइडल बन गया। दोनों की मुलाकातें कम होती गईं। आखिरकार रिश्ता खत्म करने वाला भी रिवर ही था। सेरेना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। वह कभी समझ ही नहीं पाई कि उसने आखिर गलती क्या की थी। क्या वह उनकी फ्यूचर के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रही थी? ब्रेकअप के 1 महीने से भी कम समय बाद उसने रिवर को जेड के साथ देख लिया, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। उसी पल उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका दिल पूरी तरह बिखर गया। उसके बाद वह आधा महीना घर में अकेली रही। जेड के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो चुकी थी। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, खुद को और ज्यादा काम में झोंक देना। उसने अपने पुराने लेबल के दबाव का सामना किया और अपनी कंपनी को शून्य से खड़ा किया। और अब ये सॉन्ग सुनते हुए उसका मन फिर भटकने लगा। क्या ये सच में मेरे लिए है? क्या वह कह रहा है कि उसे पछतावा है, कि उसे एहसास हो गया है कि वह गलत था? दूसरी तरफ एपिसोड देखने वाले व्यूअर्स भी पूरी तरह हैरान थे। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? मुझे सच में लग रहा है कि ये स्कमबैग बहुत अच्छा गा रहा है। इसमें सचमुच कुछ दुख भरा हुआ है। ये सॉन्ग आखिर किसके लिए है? सेरेना, जेड या सनी? स्टेज पर सॉन्ग खत्म हो गया। मेरी आंखें लाल थीं। मैंने मुंह खोला और पूरी सिंसेरिटी के साथ कहा, थैंक यू, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं सच में यह कहना चाहता हूँ। वे शब्द और वह अकेली परछाई। उस पल में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को चौंका दिया। उसे देखना सचमुच दर्दनाक लग रहा था। कभी सबसे बड़ा आइडल रहा इंसान, जो अब अपने करियर के खंडहरों के बीच खड़ा था। यहाँ तक कि लिली के दिल में भी कुछ बदल गया, कुछ ऐसा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। फिर कमेंट्स पूरी तरह फट पड़े। रुको, ये स्कमबैग अब सच में कमाल का गाता है। पहले किसी ने ये नोटिस क्यों नहीं किया? प्लेयर बनकर दिल टूटा हुआ दिखा रहा है। चाहे कितना भी अच्छा गाए, स्कमबैग तो स्कमबैग ही रहेगा। बहस लगातार चलती रही। फिर फाइनल वोट काउंट सामने आया। 267 वोट्स। क्राउड खुशी से चिल्ला उठी। कमेंट्स तुरंत भर गए। हाँ, कहा था ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगले एपिसोड में पक्का एलिमिनेट होगा। एपिसोड खत्म होने के बाद सेरेना काफी देर तक सोफा पर बैठी रही, हिली तक नहीं। सॉन्ग की मेलोडी उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उधर लिली के घर पर एपिसोड खत्म होते ही उसने तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वह हर सॉन्ग पर रिव्यू नहीं करती थी, सिर्फ उन्हीं सॉन्ग्स पर जो उसके हिसाब से सच में लायक हों। और रिवर का सॉन्ग उस लिस्ट में शामिल हो गया। लिली को वह सॉन्ग सच में पसंद आया था। इस बीच हेवंस वॉइस ने पूरे ट्रेंडिंग चार्ट्स पर कब्जा कर लिया। मार्कस की लेजेंडरी परफॉर्मेंस, रूबी कमाल की। क्या वह सॉन्ग रिवर के लिए लिखा गया था? रिवर आखिरी स्थान पर। क्या रिवर सच में अपने सॉन्ग्स खुद लिखता है? ऐसे टॉपिक्स हर ट्रेंडिंग स्लॉट पर छा गए। और आज रात के सॉन्ग की वजह से सेरेना, जेड और सनी भी दोबारा ट्रेंडिंग लिस्ट में पहुंच गईं।
जेड पूरे दिन की शूटिंग खत्म करके होटल रूम में लौटी थी। उसने अपनी लंबी टांगें क्रॉस की और सॉन्ग सुना। उसके खूबसूरत चेहरे पर हैरानी की हल्की झलक आई। ये स्कमबैग इतना अच्छा कैसे हो गया? पुरानी यादें वापस आने लगीं। उसे ब्रेकअप का दिन याद आया। रिवर की बर्फ जैसी ठंडी आवाज। यहीं खत्म करते हैं, मैं थक गया हूँ। तुम हमेशा शूटिंग में रहती हो। हम महीने में एक बार भी मुश्किल से मिलते हैं। जेड की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से लड़ाई सिर्फ उसके साथ रहने के लिए की थी, और अब वही इंसान उसे छोड़ना चाहता था। और तुम महीने में कितने दिन घर पर रहते हो? ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? वह रोती रही। उसकी आंखें सूज गईं। उसने रिवर को बिना पीछे देखे जाते हुए देखा। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। और कुछ ही समय बाद उसने रिवर और सनी की खबरें देखीं। सॉन्ग खत्म होने के बाद जेड का मन बेचैन हो गया। उसी समय सनी भी वीडियो देख रही थी। ब्रेकअप के बाद से उसकी कंपनी ने उस पर पहले से ज्यादा नियंत्रण कर लिया था। हर दिन ग्रुप परफॉर्मेंसेस से भरा रहता था, लेकिन उसने कभी रिवर के बारे में सोचना बंद नहीं किया। क्या ये सॉन्ग मेरे लिए है? सनी के दिल में हल्की सी गर्माहट फैल गई। एपिसोड रिलीज होने के अगले दिन स्ट्रैंडेड नया रिलीज चार्ट चढ़कर नंबर 3 पर पहुंच गया। कॉपीराइट मैंने पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। मैं चाहता था कि रॉयल्टीज लगातार आती रहें। नंबर 13 ज्यादातर आर्टिस्ट के लिए शानदार रिजल्ट माना जाता, और सच कहें तो होता भी, लेकिन एक फॉर्मर टॉप आइडल के लिए यह फ्लॉप था, खासकर तब जब पूरे शो की पॉपुलैरिटी उसका साथ दे रही थी। मैं टॉप 10 में भी नहीं पहुंच पाया था। यह सचमुच चुभने वाला था। मार्कस ने नंबर्स देखे और ठंडी हंसी छोड़ दी। उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। फैन बेस लगभग खत्म हो गई थी। नंबर्स को पुश करने वाला कोई नहीं था। जाहिर है वह मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन ठीक उसी समय लिली ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर अपना रिव्यू वीडियो अपलोड कर दिया। हेलो एवरीवन, मैं लिली हूँ। आज हम एक नए सॉन्ग स्ट्रैंडेड के बारे में बात करेंगे। वीडियो लाइव होते ही 1 घंटे से भी कम समय में ट्रेंडिंग पर पहुंच गया। ऑनलाइन जबरदस्त बहस छिड़ गई और रिवर का सॉन्ग पूरी तरह नए ऑडियंस के सामने पहुंच गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, स्ट्रैंडेड नए रिलीज चार्ट में सीधे नंबर 7 पर पहुंच चुका था। टॉप 10 शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी यह हर जगह दिखाई दे रहा था। हालांकि कमेंट्स अब भी दीवार से दीवार तक हेट से भरे हुए थे, लेकिन पैसा तो पैसा होता है। लोग जो चाहें बोलें। मैं कोई रातों रात अपनी इमेज बदलने वाला नहीं था। चुपचाप पैसे कमाना ज्यादा समझदारी थी। आखिर अभी भी बहुत बड़ा कर्ज बाकी था। मंडे जल्दी आ गया। हेवंस वॉइस के एपिसोड 3 की फिल्मिंग शुरू हुई। ऑडियंस एक एक करके हॉल में दाखिल हो रही थी। बैठते ही लोग फुसफुसाने लगे। वह स्कमबैग पिछले एपिसोड में सच में बच गया। मैं उसका चेहरा तक नहीं देख सकता। इस बार तो वह नहीं बचेगा। बैक स्टेज वेटिंग रूम में अब सिर्फ 9 कंटेस्टेंट्स बचे थे। एक कंटेस्टेंट पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। मैं हमेशा की तरह अपने कोने में बैठा फ्री मिल्क पी रहा था। तभी मेरी नजर बगल में बैठी सिंगर रूबी पर गई। वह इतनी करीब थी कि उसका हल्का परफ्यूम भी महसूस हो रहा था। मेरी आंखें एक पल के लिए उसकी गोरी त्वचा की झलक पर टिक गईं। मैंने उसे जरूरत से एक बार ज्यादा देख लिया। रूम के दूसरी तरफ मार्कस वेस्ली के साथ बातों में व्यस्त था। दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में मार्कस मेरी तरफ देखता और उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलकता। होस्ट स्टेज पर आया। एपिसोड 3 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। ये थीम्ड राउंड था। बाकी कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर साफ तनाव दिखाई दे रहा था। मेरा प्रदर्शन चौथे नंबर पर था। जब मेरी बारी आई और मैं उठने लगा, तभी किसी ने मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। मैंने पीछे देखा। रूबी का चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसने शर्मिंदा मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कोई बात नहीं। उसकी आंखों में कुछ चमका, शायद उम्मीद, शायद उत्सुकता। मार्कस और वेस्ली पहले ही बड़ी स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, जैसे मेरे शर्मिंदा होने का इंतजार कर रहे हों। मैं माइक लेकर स्टेज पर पहुंचा। क्राउड पहले जितनी क्रूर नहीं थी। यह भी एक तरह की प्रोग्रेस थी। मैंने खुद को शांत किया, थोड़ा अकेला और उदास महसूस करते हुए हमेशा की तरह ऑडियंस को पूरा 90 डीजी बॉव किया। ऑडियंस ने इसे नोटिस किया। इसमें कुछ बदल गया है। ये पहले से ज्यादा हम्बल लगता है, ज्यादा सच्चा। म्यूजिक धीरे धीरे शुरू हुआ। स्क्रीन पर सॉन्ग का टाइटल उभरा, लिटिल बाय लिटिल, परफॉर्म्ड बाय रिवर, रिटन एंड कंपोज्ड बाय रिवर। फिर एक ओरिजिनल सॉन्ग। क्राउड तुरंत प्रतिक्रिया देने लगी। क्या यह आदमी हर हफ्ते ओरिजिनल सॉन्ग लेकर आ रहा है? तो क्या पहले वाले सॉन्ग्स भी सच में उसी ने लिखे थे? इंट्रो तो अच्छा लग रहा है। रुको, पहले सुनते हैं। रूबी की आंखों में आश्चर्य चमका। ये थीम्ड सॉन्ग राइटिंग राउंड था। ज्यादातर कंटेस्टेंट्स ने कोचेस की मदद ली थी, लेकिन रिवर ने सब कुछ अकेले किया। 3 एपिसोड्स, 3 ओरिजिनल सॉन्ग्स। अब यह मानना मुश्किल होता जा रहा था कि वह सॉन्ग्स चुरा रहा है। हर नए सॉन्ग के साथ वह अफवाहों को गलत साबित कर रहा था। मार्कस का चेहरा बदल गया। उसे अपने ही शब्द याद आने लगे और यह एहसास उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। स्टेज पर म्यूजिक लहर की तरह फैल गया। इंट्रो खत्म हुआ। मैंने धीरे से माइक उठाया और गाना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, भारी, हल्की भर्राई हुई, आंखों में चाहत और पछतावा भरा हुआ।
जैसे कोई इंसान ऐसी चीज का शोक मना रहा हो जिसे वह कभी वापस नहीं पा सकता। ऑडियंस सुनती रही और चमत्कार की तरह स्कैटर्ड बूज धीरे धीरे गायब होने लगे। कैमरा करीब आया, मेरे चेहरे पर उभरता दुख, अपराध बोध, आंखों में छिपा दर्द, यह सब सीधे ऑडियंस तक पहुंच रहा था। और एक बार फिर सबके मन में वही सवाल उठा, ये सॉन्ग किस एक्स गर्लफ्रेंड के लिए है? क्या वह सच में हर रिलेशनशिप को दिल से निभाता था? शायद ब्रेकअप्स उतने आसान नहीं थे जितना लोग समझते हैं। मैं गाता रहा, हर भावना सही समय पर बाहर निकालते हुए। लिटिल बाय लिटिल ऐसा सॉन्ग था जिसे मैं सच में दिल से पसंद करता था। जब कोरस आया, मेरी आवाज पूरी तरह खुल गई, कच्ची, दर्द से भरी, जैसे मैंने इस सॉन्ग का हर शब्द खुद जिया हो। और मेरी आंखों में वह साफ दिखाई दे रहा था, पछतावा। इवॉन साइड स्टेज से देख रही थी। थीम था द वन दैट गॉट अवे। और इस सॉन्ग को सुनकर एक बात बिल्कुल साफ थी, रिवर उस चीज से अब भी पीछा नहीं छुड़ा पाया था जिसे वह खो चुका था। खासकर पहले वर्ष में वह इतना व्यस्त था, वह हमेशा उन लोगों से टकराता रहा था जिनसे वह प्यार करता था। क्या सेरीना के साथ भी यही हुआ था? ऑडियंस अब पूरी तरह सॉन्ग में डूब चुकी थी। मेरा परफॉर्मेंस जारी रहा और जैसे जैसे लोग सुनते गए, पूरे हॉल में एक अजीब सा दर्द फैलने लगा। शांत, अनकहा, लेकिन महसूस होने वाला। ये स्कमबैग, ऐसा लगता है जैसे ये सच में प्यार को गंभीरता से लेता था। सॉन्ग धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ा, फिर खत्म हो गया। पूरा वेन्यू एकदम शांत हो गया। ऑडियंस अब भी म्यूजिक के असर से बाहर नहीं निकली थी। मैंने फिर से बो किया। आंखों के किनारे लाल थे, आवाज हल्की कांप रही थी। पूरी ईमानदारी के साथ मैंने कहा, थैंक यू, आई रियली मीन इट। एक बो के बाद दूसरा बो, एक थैंक यू के बाद दूसरा थैंक यू। लगातार 3 राउंड से यही हो रहा था। क्राउड में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये अलग लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। सॉन्ग सच में खूबसूरत था, मैं तो रो ही पड़ा। इस कमबैक के नाटक में मत फंसो। मगरमच्छ के आंसू बहाना इसकी पुरानी आदत है। साइड स्टेज से इवॉन रिवर की अकेली परछाई को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। क्या इसे सच में पछतावा है? यह हर परफॉर्मेंस में इतना दिल क्यों डाल देता है? क्या सब लोग इसके बारे में गलत थे? तभी होस्ट ने रिवर के वोट्स अनाउंस किए। रिवर को मिले हैं 427 वोट्स। अगले ही पल पूरा वेन्यू शोर से भर गया। नामुमकिन, उस स्कमबैक को इतने वोट्स कैसे मिल गए? उसका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका था, फिर भी लोग उसे वोट दे रहे हैं। देखो, मैं उसका फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अच्छे म्यूजिक को वोट देता हूँ। सेम प्रोडक्शन टीम भी हैरान थी। क्या ये आदमी सच में कमबैक कर रहा है? राउंड 1 में डेड लास्ट, राउंड 2 में 399 वोट्स और अब राउंड 3 में 427। विक्टर ने प्रशंसा से सिर हिलाया। सिंसेरिटी सबसे बड़ा हथियार है। यह आदमी सिर्फ म्यूजिक के दम पर क्राउड को जीतने की कोशिश कर रहा है और म्यूजिक का असली मतलब भी तो यही है। डायरेक्टर ली जोर से हंस पड़ा। इसने अपनी जगह खुद कमाई है, शो को अटेंशन भी दे रहा है, बस भी पसंद न करने की वजह ही क्या है? उधर वेटिंग रूम में बाकी कंटेस्टेंट्स के पास अब छोटी मोटी बातें करने का भी मन नहीं था। हर चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। जरा सी चूक और बाहर। मार्कस को लग रहा था कि ऑडियंस पागल हो गई है। इस आदमी की रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, फिर भी इतने लोग इसे वोट दे रहे हैं। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। आखिर सभी परफॉर्मेंसेस खत्म हुए और राउंड 3 की फाइनल रैंकिंग सामने आई। मार्कस 465 वोट्स के साथ फिर फर्स्ट प्लेस पर रहा। रूबी सिर्फ 460 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही। तीसरा स्थान ब्रैंडन को मिला, जिसने इस राउंड में शानदार परफॉर्मेंस दी थी और 446 वोट्स हासिल किए। वेस्ली चौथे स्थान पर 463 वोट्स के साथ रहा और मैं 457 वोट्स के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया। सच कहूं तो मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। चीजें धीरे धीरे सही दिशा में जा रही थीं। बाकी कंटेस्टेंट्स के चेहरे पढ़ना मुश्किल था। मुझे एक और राउंड सरवाइव करते देखना उनके लिए आसान नहीं था। एलिमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट का चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। मार्कस ने नोटिस किया कि रूबी उससे सिर्फ 5 वोट्स पीछे थी। उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। राउंड 1 से अब तक वह लगातार टॉप स्पॉट पर बना हुआ था। उसकी पॉपुलैरिटी फिर से ऊपर जा रही थी। उसकी लेबल चाहती थी कि वह किसी भी कीमत पर फर्स्ट प्लेस बनाए रखे। यह शो उसके करियर को दोबारा स्पॉटलाइट में लाने का मौका था और अगर वह पूरी कंपटीशन जीत गया तो उसका करियर नई ऊंचाई पर पहुंच सकता था। एपिसोड के अंत में डायरेक्टर ली ने अगले राउंड की थीम अनाउंस की। कुछ दिन पहले ही ऑटम शुरू हुआ है, तो अगली थीम होगी ऑटम, चाहे सीजन की सीनरी पर लिखो या ऑटम लव स्टोरी पर। थीम सुनते ही मेरे दिमाग में तुरंत एक सॉन्ग आ गया। फिल्मिंग खत्म हुई। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स जल्दी जल्दी अपने एग्जिट्स की तरफ निकल गए। मैं आराम से निकला, मेरे पास कहीं और जाने की जल्दी नहीं थी। होटल लौटते समय अचानक रूबी की गोरी टांगों की तस्वीर दिमाग में चमक गई। बैड थॉट्स, बहुत समय हो चुका था। शरीर की अपनी इंस्टिंक्ट्स होती हैं। मैंने तुरंत खुद का ध्यान भटकाने के लिए ब्रेज्ड चिकन ऑर्डर कर दिया। अगले कुछ दिन मैं होटल में ही रहा, प्रैक्टिस करता रहा, इस बॉडी के साथ पूरी तरह सिंक होने की कोशिश करता रहा। फिर देखते ही देखते फ्राइडे आ गया। आज रात हेवंस वॉइस का दूसरा एपिसोड ब्रॉडकास्ट होने वाला था। एपिसोड शुरू होते ही व्यूअर्स की बाढ़ आ गई। फाइनली फ्राइडे। मैं तो रूबी के लिए आया हूँ। ये एलिमिनेशन राउंड है।
वह स्कमबैग रिवर इस बार जरूर बाहर होगा। लाइव कमेंट्स शुरू होने से पहले ही पागलों की तरह दौड़ने लगे। स्ट्रैंडेड इस समय धूम मचा रहा था। वह न्यू रिलीज चार्ट में सीधे नंबर 4 पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग रिवर को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ सपोर्टर्स उसका बचाव कर रहे थे। वह बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे उस पर भरोसा है, वह कहीं नहीं जा रहा, वह आखिर तक पहुंचेगा। लिली भी समय पर एपिसोड देख रही थी। उसे स्ट्रैंडेड बेहद पसंद था। जितनी बार वह उसे सुनती उतना ही अच्छा लगता, लेकिन जैसे ही उसे याद आता कि यह सॉन्ग रिवर ने लिखा है, वह सिर हिला देती। किसी तरह यह आदमी इतनी अच्छी सॉन्ग का हकदार नहीं है। एपिसोड आगे बढ़ता गया। पिछले राउंड में आखिरी स्थान पर रहने वाला रिवर सबसे पहले स्टेज पर आया। होस्ट ने कॉपीराइट इश्यू और सॉन्ग बदलने की वजह समझाई। उसी समय किंग हू भी घर पर शो देख रहा था। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। सच में लगा था कि मेरा सॉन्ग गालेगा? ड्रीम देखते रहो। दूसरी तरफ सेरिना नई एल्बम की तैयारी में डूबी हुई थी। वह थकी हुई घर लौटी और टीवी के सामने सोफा पर गिर पड़ी। जब उसने रिवर का लास्ट मिनट सॉन्ग चेंज देखा तो उसकी भौं हल्की सिकुड़ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि बैक स्टेज क्या हुआ होगा। फिर म्यूजिक शुरू हुआ और स्क्रीन पर टाइटल उभरा, लायर। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक उभरी। फिर एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। अब रिवर जो कुछ भी परफॉर्म कर रहा था सब ओरिजिनल था। जैसे ही रिवर ने गाना शुरू किया, सेरिना की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। उसकी आंखें चमकने लगीं। वह बिल्कुल स्थिर होकर देखती रही। रिवर की आंखें नम थीं। उसके चेहरे पर दुख, अपराध बोध, पछतावा और टूटे हुए दिल का दर्द एक साथ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ किंग हू भी वही परफॉर्मेंस देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसके पास फिर नया सॉन्ग आ गया। कोई मौका नहीं कि यह खुद लिखता हो। सेरिना ने पूरा लियर सुना और उसके दिल में एक शांत उदासी भर गई। अगर हम कभी अलग ही न हुए होते तो शायद कुछ बातें थीं जो वह कभी कह नहीं पाई। स्क्रीन पर रिवर अकेला स्टेज से उतर रहा था, पूरी तरह खोया हुआ। सेरिना लंबे समय तक चुपचाप उसे देखती रही। लिली ने भी पूरा सॉन्ग सुना। वह अब इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि रिवर बदल चुका है। क्राउड उसे चिल्लाकर गालियां देता है, उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वह पलट कर लड़ता नहीं। वह बस चुपचाप गाता है और म्यूजिक को बोलने देता है। शायद पब्लिक डाउनफॉल ही उसका टर्निंग पॉइंट था। सबसे ऊंची ऊंचाइयों और सबसे गहरी गिरावटों ने उसके भीतर कुछ खोल दिया था। ऐसी क्रिएटिविटी जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लाइव कमेंट्स पागलों की तरह दौड़ रहे थे। ओह माय गॉड, इस सॉन्ग ने मुझे तोड़ दिया। मैं सच में रो रहा हूँ। रिवर, तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। जब होस्ट ने रिवर का वोट काउंट पढ़ा, पूरा क्राउड चुप हो गया। नामुमकिन, वह 400 से सिर्फ एक वोट दूर है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? उस कमबैक के पास इतने वोट्स कैसे हैं? लिली भी नंबर देखकर सच में हैरान रह गई। वह एडवांस कर गया। किंग हू ने रिजल्ट देखा और मेज पर मुक्का मार दिया। मजाक कर रहे हो? खुद ब्रेकअप किया और अब हार्ट ब्रोकन रोमांटिक बनने का नाटक कर रहा है। अगर सेरिना ने यह देखा तो क्या सोचेगी? उसी समय सनी के पास, जो लगातार वैरायटी शोज और लाइव इवेंट्स में व्यस्त थी, आखिरकार आज थोड़ा आराम था। वह सोफा पर बैठी और रिवर का परफॉर्मेंस चलाया। क्या उसने यह सॉन्ग मेरे लिए लिखा? यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। सनी, एक दिन मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखूंगा। मुझे पता है लिखोगे। मुझे तुम पर भरोसा है। सनी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद वही रिवर था जिसने रिश्ता खत्म कर दिया। उस रात सनी उससे लिपट कर रो रही थी। मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। छोड़ दो सनी। तुम्हारा लेबल, तुम्हारे पेरेंट्स, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। मैं अब ये नहीं कर सकता। उस रात सनी रोते रोते थक गई थी, लेकिन फिर भी वह उसे रोक नहीं पाई। अब उसके सीने में भारीपन जमा था। वे सारी खूबसूरत यादें जो अब कभी वापस नहीं आ सकती थीं। जितना वह सोचती, उसकी आंखें उतनी ही भर आतीं। उधर जेड अपने ऑफिस में थी। उसने रिवर की परफॉर्मेंस का क्लिप पूरा देखा और तिरस्कार से हंसी। एक स्कमबैग के मगरमच्छ के आंसू। कौन जाने अभी कहाँ मस्ती कर रहा होगा। उसी समय होटल में मैं मजे से अपना ब्रेज्ड चिकन खा रहा था कि अचानक मुझे छींक आ गई। कोई मेरी बात कर रहा है? जेड के चेहरे पर जटिल भाव उभरे। तभी प्रेस्टन का कॉल आया। जेड, तुम्हारी ड्रामा शूटिंग लगभग खत्म होने वाली है ना? मैं कुछ दिनों में उस इलाके में बिजनेस डील के लिए आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए रैप पार्टी रखता हूँ। ये निकनेम सुनकर जेड की भौं फड़क गई। प्रेस्टन, वार्नर एंटरटेनमेंट का यंग एयर, लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जेड को उसके लिए कुछ महसूस नहीं होता था। अगर कुछ था तो सिर्फ थकान। जरूरत नहीं, क्रू पहले ही रैप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसके बाद मुझे काम भी है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती प्रेस्टन। दूसरी तरफ प्रेस्टन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका जबड़ा कस गया। उसे किसी के द्वारा मना किया जाना पसंद नहीं था। वह अपने गुस्से को निगल गया। कोई परेशानी नहीं है। रैप पार्टी जैसी चीज में क्या रखा है? तुम्हारा ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। जेड ने धीरे से आह भरी, कोई बहाना बनाया और कॉल काट दिया। लाइन कटते ही प्रेस्टन का गुस्सा भड़क उठा। इतना समय हो गया और इसे अब भी अपनी औकात का पता नहीं चला। उसने फोन पर रिवर की ट्रेंडिंग पोस्ट्स देखीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अब भी उस कमबैक को भुला नहीं पाई, है ना?
ठीक है, मैं ही उससे निपटता हूँ। अगले दिन रिवर का नया सॉन्ग लियर लिली के रिव्यू की बदौलत न्यू रिलीज चार्ट के टॉप 10 में पहुंच गया। हे एवरीवन, मैं लिली हूँ और स्वागत है लिली टॉक्स म्यूजिक में। आज हम लियर को एनालाइज करेंगे। कैमरा पर लिली का आकर्षण अलग ही था। उसकी मौजूदगी स्क्रीन को भर देती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि ऑडियंस क्या चाहती है। यह सॉन्ग बिल्कुल वही करता है जो इसका टाइटल कहता है। हर लाइन एक झूठ है। लिरिक्स बार बार कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ध्यान से सुनो, हर नोट में इमोशन बहता हुआ महसूस होगा। सॉन्ग धीरे धीरे लेयर दर लेयर खुलता है। लायर कंपोजर की आखिरी बची हुई प्राइड है। लगभग 8 मिनट लंबे रिव्यू में लिली ने लायर को बड़ी गहराई से समझाया। साफ था कि वह सॉन्ग को बहुत ऊंचा दर्जा देती है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उसने एक बार भी रिवर का नाम नहीं लिया। वीडियो अपलोड हुआ और कुछ ही समय में ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप पर पहुंच गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लिली, क्या तुम्हारी स्टॉकिंग्स मेरे लिए एक कप टी बना सकती हैं? वह स्कमबैग अभी भी कंपटीशन में क्यों है? म्यूजिक सच में अच्छा है। यकीन करना मुश्किल है कि यह उसी स्कमबैग रिवर का है। फिर जल्दी ही मंडे आ गया। हेवंस वॉइस का राउंड 4 रिकॉर्ड हो रहा था और ऑडियंस एक एक करके अपनी सीट्स भर रही थी। इस राउंड की थीम थी ऑटम और हर कोई उत्साहित था। वेटिंग रूम में अब सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स बचे थे। आज रात एक और कंटेस्टेंट घर जाएगा। ब्रैंडन इस बार सामान्य से देर से पहुंचा और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। रूबी सबसे आखिर में आई। उसने मेरे पास वाली खाली सीट देखी और बिना झिझक वहीं बैठ गई। बैठते हुए उसने मुझे हल्की सी स्माइल दी। मैंने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। आज रूबी का आउटफिट काफी हल्का था। हील्स पहन रखी थीं। वह लगभग 6 फीट लंबी लग रही थी और उसकी लंबी टांगों को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। इतनी नजदीक बैठने पर उसके परफ्यूम की हल्की साफ खुशबू महसूस हो रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर सहज मुस्कान थी और जब रूबी बैठी, उसकी गोरी टांगें फिर से मेरी नजरों के सामने थीं। मेरी नजर अनजाने में उधर चली गई। रिवर, मैं आज रात तुम्हारे नए सॉन्ग का सच में इंतजार कर रही हूँ, रूबी ने कहा। उसे मेरे पिछले 3 सॉन्ग सच में पसंद आए थे। मैं थोड़ा चौंक गया। ये पहली बार था जब किसी कंटेस्टेंट ने मुझसे खुद बात की थी। मैंने जल्दी खुद को संभाला। थैंक यू रूबी, मैं भी आज रात तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मार्कस बैठा था। उसका चेहरा अंधेरा पड़ गया। मैंने आवाज बस इतनी ऊंची की कि सब सुन सकें। रूबी पिछली बार फर्स्ट प्लेस से बहुत करीब थी। शायद इस बार टॉप स्पॉट ले ही ले। कमरे का माहौल बदल गया। सभी के चेहरे अजीब हो गए। हर कोई चुपके से मार्कस की तरफ देखने लगा, जैसे कोई ड्रामा अनफोल्ड होने वाला हो। रूबी मुस्कुराई। मार्कस दूसरे लेवल पर है, मैं उसे हराने की उम्मीद नहीं कर रही। मार्कस ने ठंडी हंसी छोड़ी और ऐसी मुस्कान दी जो आंखों तक नहीं पहुंची। ओह रिवर, तुम्हें फर्स्ट प्लेस इतनी बुरी तरह चाहिए? ब्रैंडन ने चुपचाप मिल्क का कार्टन उठाया और एक घूंट लिया। माहौल बहुत भारी हो चुका था। वह इसमें पड़ना नहीं चाहता था। ईथन बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। फिर होस्ट स्टेज पर आया और राउंड 4 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। सबसे पहले एक मिड टियर सिंगर परफॉर्म करने गया। पिछले राउंड में वह आखिरी स्थान पर था और उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। इसका असर उसकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। उसे सिर्फ 396 वोट्स मिले। उसके बाद आने वाले हर कंटेस्टेंट ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया। मिड टियर सिंगर का चेहरा बुझ गया। उसे पता था कि अब उसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। मार्कस मुझे स्टेज की तरफ जाते हुए देख रहा था। उसने मुझे बस एक आलसी सी नजर से देखा। अगर ये बच भी गया तो भी हमारे बीच का गैप बहुत बड़ा है। असली खतरा रूबी है। वह तेजी से करीब आ रही है। बाहर स्टेज पर होस्ट ने इंट्रोडक्शन पूरा किया। मैंने माइक उठाया और स्टेज की तरफ बढ़ गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार कोई हूटिंग नहीं थी। कोई मुझे नीचे गिराने के लिए चिल्ला नहीं रहा था। ऑडियंस बस देख रही थी, इंतजार कर रही थी। मैं स्टेज के बीचों बीच खड़ा होकर उस खामोशी को महसूस करता हूँ। ये सच में मुझे हैरान कर देता है। पिछले कुछ राउंड्स बेकार नहीं गए। प्रोडक्शन टीम भी उतनी ही चौंकी हुई है। विक्टर धीरे से बुदबुदाता है। लगता है क्राउड अब उसकी तरफ आने लगा है। आइवॉन स्टेज पर खड़े रिवर को देखती है। उसकी आंखों में कुछ चमकता है। उम्मीद है वह जानता होगा कि इसे कैसे संभाल कर रखना है। स्टेज पर मैं सब कुछ सिंपल रखता हूँ। कोई बड़ा स्पीच नहीं, बस ऑडियंस और जजेस को एक शांत बाव। हमेशा की तरह म्यूजिक शुरू होता है। मेरे पीछे की स्क्रीन रोशन हो जाती है। सॉन्ग का टाइटल दिखाई देता है, मेपल, परफॉर्म्ड बाय रिवर, रिटन एंड कंपोज्ड बाय रिवर। डायरेक्टर ली टाइटल देखकर मुस्कुराता है। यह थीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। विक्टर जानकार नजरों से आगे झुकता है। बस इंतजार कीजिए, ध्यान से सुनिए, ये कुछ अलग है, हाई स्कोर आ सकता है। डायरेक्टर ली और इवोन एक दूसरे को जिज्ञासा से देखते हैं। अगर विक्टर ऐसा कह रहा है
तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। जैसे जैसे इंट्रो आगे बढ़ता है, एक शांत उदासी हवा में तैरने लगती है, अपने साथ ऑटम की खुशबू लिए हुए। स्टेज पर मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है, आंखें झुकी हुई हैं। मैं धीरे धीरे माइक उठाता हूँ और गाना शुरू करता हूँ। जैसे ही पहला नोट निकलता है, पूरा हॉल फिर से हिल उठता है। आइवॉन और बाकी जजेस तुरंत इसे नोटिस करते हैं। रिवर की वोकल कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ब्रेथ सपोर्ट, हर सिलेबल की प्रिसीजन, सब कुछ बेहतर हो चुका है। यहाँ तक कि रूबी भी खुद को रोक नहीं पाती। यह और बेहतर हो गया है। ये टेक्निक अब प्रोफेशनल लेवल की है। मैं स्टेज के बीचों बीच स्थिर खड़ा हूँ। मेरी वह हल्की, भारी और खुरदुरी आवाज हर शब्द को अपने साथ बहा रही है। मेरी आंखों में किसी गहरे और दबे हुए दर्द का बोझ है। ऑडियंस उसे महसूस करती है। यह सॉन्ग किसके लिए है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को अलविदा कह रहा हो। लव सॉन्ग्स की बात हो तो रिवर सच में अलग है। मेरा मतलब, उसने 3 बड़ी सेलिब्रिटीज को डेट किया है। आदमी ने बहुत कुछ जिया है। मैं गाता रहता हूँ, क्राउड सुनती रहती है, पूरा वेन्यू एकदम शांत है। हर कोई सॉन्ग के भीतर खो चुका है। कई लोग आंखें बंद कर लेते हैं और कहानी को अपने ऊपर बहने देते हैं। ऑटम विदाइयों का मौसम है। मेपल लीव्स रोमांटिक होते हैं, लेकिन मैं किसे याद कर रहा हूँ? सिरीना, जेड या सनी? सॉन्ग अपने दूसरे हिस्से में पहुंचता है। मैं आखिरी हिस्से में अपना सब कुछ झोंक देता हूँ। जब आखिरी नोट खत्म होता है, मेपल भी खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसे मैं सच में प्यार करता हूँ। गिरते हुए मेपल लीव्स के जरिए ये ऐसी मोहब्बत की तस्वीर बनाता है जो दिल की गहराई तक काट जाती है। मेरी आंखें नम हो जाती हैं। ये परफॉर्मेंस नहीं है, मुझे सच में उसकी याद आ गई थी। मेरा पहला प्यार। कहीं बहुत गहराई से दुख उठता है, लेकिन मैं अपना चेहरा शांत रखता हूँ, जैसे उसका मुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। मैं धीरे से सांस लेता हूँ। मेरी आवाज हल्की सी कांपती है जब मैं बोलता हूँ, थैंक यू, आई रियली मीन दैट। हमेशा की तरह, बो, थैंक यू। शांत और सच्चा। ऑडियंस जैसे अचानक वर्तमान में लौट आती है। वे मुझे स्टेज से उतरते हुए देखती हैं और उनके दिलों में कुछ बदल जाता है। एक अनजानी भावना ऊपर उठती है, कुछ ऐसा जो अपराध बोध जैसा लगता है। किसी को टुकड़े टुकड़े कर देना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन कितने लोग रुककर यह पूछते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है वह सच भी है या नहीं? क्या वह सच में वही स्कमबैग है जैसा उसे बनाया गया? अगर ऐसा है तो उसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? हॉल का माहौल जटिल हो जाता है। कुछ ज्यादा भावुक दर्शक तो पहले ही रो रहे हैं। ये सॉन्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। प्रोडक्शन डेस्क पर विक्टर डायरेक्टर ली की तरफ मुड़कर कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, इसकी सॉन्ग राइटिंग अब बिल्कुल अलग लेवल पर है। डायरेक्टर ली धीरे धीरे सिर हिलाता है। मानना पड़ेगा, इतने लोगों को डेट करने का फायदा लव सॉन्ग्स में जरूर मिलता है। तब तक मैं वेटिंग रूम में वापस आ चुका हूँ। मार्कस मुझे एक नजर देखता है और बाकी लोग भी उतने ही दूर बने हुए हैं। सिर्फ रूबी मुस्कुराकर मेरी तरफ झुकती है। रिवर, वह सॉन्ग इनक्रेडिबल था। मैं तो अब प्रैक्टिकली फैन बन चुकी हूँ। मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। होस्ट पहले ही स्टेज पर वापस पहुंच चुका है। जैसे ही वह वोट काउंट देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। नंबर इतना ज्यादा है, वह सच में कुछ क्षणों के लिए जम जाता है। एक बार निगलता है, फिर बोलता है, कंग्रेचुलेशंस टू रिवर, 459 वोट्स। पूरा हॉल फट पड़ता है। हर दिशा से शोर उठता है। नो वे, इतने ज्यादा? क्या रिवर सच में फर्स्ट प्लेस लेने वाला है? लोग इस कमबैक को वोट क्यों देते जा रहे हैं? वेटिंग रूम में बैठे बाकी कंटेस्टेंट्स भी स्तब्ध रह जाते हैं। मिड टीयर सिंगर की उम्मीद की आखिरी झिलमिलाहट भी बुझ जाती है। रूबी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके होंठ हल्के से खुल जाते हैं। एक पल बाद वह सचमुच की मुस्कान बिखेरते हुए कहता है, बधाई हो रिवर। मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। बस किस्मत अच्छी थी। लेकिन सच कहूं तो अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हूँ। चीजें मेरी योजना से बेहतर चल रही हैं। हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। बाकी प्रतियोगी ईर्ष्या और झुंझलाहट के मिले जुले भाव से देखते हैं। मार्कस खुलकर नाखुश दिख रहा है। रूबी पहले से ही उसकी नजर में थी। अब उसे मेरी भी चिंता करनी पड़ेगी। अगर मैं सच में उससे आगे निकल गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। जैसे जैसे बाकी प्रतियोगी अपनी बारी लेते हैं, इस राउंड की रिकॉर्डिंग धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ती है। ब्रैंडन एक ऑटम फेयरवेल रैप पेश करता है और 428 वोट हासिल करता है। रूबी एक धीमा बैलेड गाती है। स्टेज पर वह लंबी और सहज दिखती है। उसकी आवाज सुस्त लेकिन सम्मोहक है और चलते समय उसकी लंबी टांगें हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। ये एक पूरा अनुभव है, आवाज और दृश्य एक साथ। उसे 453 वोट मिलते हैं। उसी पल हर किसी की नजर मार्कस और मुझ पर टिक जाती है। फिलहाल मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है। मार्कस आखिरी परफॉर्मर है। अगर वह भी मुझे नहीं हरा पाया तो इस राउंड में पहला स्थान मेरा होगा। मार्कस स्टेज पर कदम रखता है और खुद भी हैरान हो जाता है कि वह कितना घबराया हुआ महसूस कर रहा है। वह धीरे से सांस लेता है और खुद को संभालता है। उसका गीत एक ऑटम लव स्टोरी है, कोमल और खूबसूरती से रचा गया। मैं उसे परफॉर्म करते हुए देखता हूँ। उसके चरित्र के बारे में मेरी जो भी राय हो, उसकी प्रतिभा असली है।
वह इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से है। उसकी कला खुद अपनी कहानी कहती है। जब मार्कस समाप्त करता है, होस्ट वापस स्टेज के केंद्र में आता है। हर कोई उसी पल का इंतजार कर रहा है। होस्ट कहता है, मार्कस के परिणाम अभी मेरे पास हैं। इस पल कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति की नजर होस्ट पर टिकी हुई है। मार्कस भी घबराया हुआ है। होस्ट वोटों की संख्या देखता है और उसकी भौं ऊपर उठ जाती है। अंतर अविश्वसनीय है। उसका अपना दिल भी तेज धड़कने लगता है। वह एक सांस लेता है और कहता है, मार्कस को बधाई। 460 वोटों के साथ इस राउंड में पहला स्थान। भीड़ उत्साह से फट पड़ती है। डायरेक्टर ली और आइवॉन एक दूसरे की ओर देखते हैं। सिर्फ एक वोट। मैं लगभग उसे हरा ही चुका था। वेटिंग रूम में वापस मार्कस पहले स्थान पर है, लेकिन वह विजेता जैसा नहीं दिख रहा। तभी डायरेक्टर ली अंदर आता है और अगले राउंड के नियमों की घोषणा करता है। अगला चरण सेमीफाइनल है। कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। हर कोई अपनी पसंद का कोई भी गीत चुन सकता है। बस अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन लेकर आओ। कमरा शांत दृढ़ संकल्प से भर जाता है। कोई थीम लिमिट नहीं है, लेकिन दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। हर कोई अपना सबसे मजबूत पत्ता खेलने वाला है। मैं अकेला हूं जो चिंतित नहीं है। थीम हो या ना हो, मेरे लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में जितने गीत हैं, मैं शायद उन्हें कभी पूरी तरह इस्तेमाल भी न कर सकूं। फ्राइडे जल्दी आ जाता है। हेवंस वॉइस एपिसोड 3 आधिकारिक रूप से प्रसारित होता है। लिली सोफे पर बैठी सिर हिलाती है। पहले के परफॉर्मर उसे प्रभावित नहीं कर रहे, खासकर वह मिड टियर सिंगर जिसने शो की शुरुआत की थी। घबराहट ने उसकी पिच बिगाड़ दी थी। जब होस्ट आखिरकार रिवर का नाम पुकारता है, लिली अपना ड्रिंक नीचे रख देती है। ये जरूर कोई लव सॉन्ग होगा। रिवर अपना मुंह खोलता है और लिली को उसका जवाब मिल जाता है। गुणवत्ता हमेशा की तरह निर्विवाद है। वह उसके बारे में अपनी हर पुरानी धारणा पर दोबारा सोचने लगती है। शहर के दूसरे हिस्से में सिरीना सोफे पर सिकुड़ कर बैठी है, पैर क्रॉस किए हुए रिवर का गीत सुन रही है। एक शांत दिन में उसे खुद भी नहीं पता कि वह बार बार इसे क्यों देखती रहती है। सनी का हाल भी ऐसा ही है। वह दिन का अपना वैरायटी शो खत्म करती है और समय पर देखने के लिए जल्दी से होटल लौट आती है। जब रिवर अंत में झुककर कहता है थैंक यू, तो उसके सीने में कुछ मरोड़ खा जाता है। वह जानती है कि वह यह सब सिर्फ अपने कर्ज चुकाने के लिए सह रहा है। इसी बीच शहर के दूसरे छोर पर ड्रामा इटर्नल बॉन्ड की शूटिंग आज समाप्त हो जाती है। प्रेस्टन सेट पर जल्दी पहुंच गया था, लेकिन जेड पहले ही जा चुकी थी। प्रेस्टन गुस्से से भर जाता है। उसने खास तौर पर कहा था कि वह वहां मौजूद रहेगा। क्या वह अब भी उस घटिया आदमी को नहीं भूल पाई? वह ठंडी हंसी हंसता है और एक कॉल करता है। कुछ शुरू हो चुका है। मैंगो टीवी में डायरेक्टर ली को अचानक नेटवर्क एग्जीक्यूटिव्स का फोन आता है। वह अपनी डेस्क से उछलकर खड़ा हो जाता है। सर, आप मजाक नहीं कर सकते। डायरेक्टर ली का चेहरा पीला पड़ जाता है। हो सकता है रिवर ने किसी खतरनाक जगह कदम रख दिया हो, लेकिन उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। अगर हम उसे अभी बाहर कर दें तो शो की रेटिंग्स को भारी नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज दृढ़ है। बस वार्नर एंटरटेनमेंट ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। हम कुछ नहीं कर सकते। कॉल खत्म हो जाती है। डायरेक्टर ली अपना फोन उल्टा करके डेस्क पर रख देता है। उसके चेहरे पर भारीपन और दुविधा साफ दिखाई दे रही है। शो इस समय अपने चरम पर है। रिवर को बाहर करना उनकी कम से कम आधी रफ्तार छीन लेगा। वार्नर का फोन। डायरेक्टर ली पहले ही अंदाजा लगा चुका है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब असली समस्या यह है कि रिवर को शो से कैसे निकलवाया जाए। होटल में वापस मैं हिसाब लगा रहा हूँ। 4 राउंड रिकॉर्ड हो चुके हैं। 10 मिलियन कमा चुका हूँ। जब पूरा शो खत्म होगा तब तक कर्ज लगभग साफ हो जाना चाहिए। 3 गानों की रॉयल्टीज मिलाकर 200,000 बनती हैं। वह मैं अपने पास रखूंगा। समय के साथ और रॉयल्टीज भी आती रहेंगी। तभी मेरा फोन बजता है। डायरेक्टर ली मुझे बुला रहा है। होटल स्टेशन के बिल्कुल पास है। मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ। डायरेक्टर ली के ऑफिस का दरवाजा खटखटाकर अंदर चला जाता हूँ। डायरेक्टर ली, इतनी क्या जरूरी बात है? मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, पहले से सोचते हुए कि शायद यह मेरी हाल की परफॉर्मेंसेस के बारे में हो। क्या नेटवर्क मुझ में निवेश करने की योजना बना रहा है? मेरा रवैया साफ तौर पर डायरेक्टर ली को चौंका देता है। ये वही आदमी था जो पहले यहाँ ऐसे घुसता था जैसे जगह उसी की हो, और अब उसे देखो, विनम्र, शिष्ट। रिवर, अच्छा हुआ तुम आ गए। बैठो। डायरेक्टर ली किसी तरह मुस्कुराता है। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और उसे झिझकते हुए देखता हूँ। मेरे सीने में एक बेचैनी उठने लगती है। डायरेक्टर ली, जो कहना है सीधे कहिए। वह अपनी जांघ पर हाथ मारता है। ठीक है, मैं सीधी बात करता हूँ। खुद को तैयार कर लो। उसके इतना कहते ही मेरे पेट में जैसे कुछ ठंडा सा डूब जाता है। डायरेक्टर ली लंबी सांस छोड़ता है। हमारे नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण सेमीफाइनल की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद तुम्हें शो छोड़ना होगा। ये कहते हुए वह मेरे चेहरे को देखता रहता है। मेरी आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकती है। मेरा दायां हाथ कांप जाता है इससे पहले कि मैं उसे रोक पाऊं। मैं उसे मुट्ठी में भींच लेता हूं और खुद को स्थिर करता हूं। कुछ क्षणों की खामोशी। फिर मैं बोलता हूं, समझ गया,
बदले में क्या ऑफर है? डायरेक्टर ली पहले तो मेरी बात समझ ही नहीं पाता। वह मेरी आंखों में मौजूद असामान्य शांति को घूरता है। उसने सोचा था कि बात को धीरे धीरे घुमाकर कहेगा, लेकिन फिर अपना विचार बदल देता है। रिवर के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, उसे कोने में धकेलने का कोई मतलब नहीं। डायरेक्टर ली के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वह कुछ पल सोचता है, मैं तुम्हें लाफ्स एंड माइल्स में गेस्ट स्पॉट दिला सकता हूँ। तुम्हें पता है वह शो कितना बड़ा है, और आइवॉन वहाँ प्रोड्यूसर है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें अतिरिक्त स्क्रीन टाइम दे। लाफ्स एंड माइल्स पेंगुइन मीडिया का एक ट्रैवल वैरायटी शो है। जबरदस्त व्यूअरशिप, बड़े बड़े गेस्ट्स की लाइनअप और आधी इंडस्ट्री उसमें आने के लिए बेताब रहती है। बुरा सौदा नहीं है, लेकिन मैं तुरंत हामी नहीं भरता। मैं आराम से सोचता हूँ, 2 एपिसोड्स। डायरेक्टर ली, हम दोनों वयस्क हैं, इसे साफ सुथरा रखते हैं। लाफ्स एंड माइल्स में 2 गेस्ट स्पॉट्स और मैं खुद ही चुपचाप हट जाऊंगा। डायरेक्टर ली भौहें सिकोड़ता है, लेकिन मेरे चेहरे पर एक नजर डालते ही समझ जाता है कि मैं गंभीर हूँ। वह कुछ देर सोचता है, ठीक है, बस जाते समय सब कुछ साफ दिखना चाहिए। समझ गया, मैं तैयारी कर लूंगा। मैं लगभग दरवाजे तक पहुंच चुका होता हूं जब मुड़कर वापस देखता हूं। डायरेक्टर ली, आखिर ये हमारे नियंत्रण से बाहर वाली परिस्थितियां हैं क्या? मुझे जानना है कि मेरे खिलाफ कौन काम कर रहा है। डायरेक्टर ली मुझे लंबे समय तक देखता रहता है। वह झिझकता है, बच्चे, अभी तुम्हारी उस मेज पर बैठने की भी जगह नहीं है। अगर तुम्हें जवाब पता भी चल जाए तो करोगे क्या? ज्यादा मत सोचो, काम करते रहो। मैं भौहें चढ़ाता हूँ, फिर धीरे से सिर हिला देता हूँ। ये शब्द चुभते हैं, लेकिन वह गलत नहीं है। डायरेक्टर ली मुझे जाते हुए देखता है और चुपचाप सिर हिला देता है। ये आदमी पहले जैसा नहीं रहा, आगे चलकर सचमुच हलचल मचा सकता है। होटल लौटकर मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ और सब कुछ दोबारा सोचता हूँ। हेवंस वॉइस का सिर्फ 1 एपिसोड और फिर लाफ्स एंड माइल्स के 2 एपिसोड्स, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर भी ये कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं होगा। चाहे योजना कितनी भी अच्छी बना लो, सूट पहनने वाले लोग हमेशा तुम्हें नीचे दबाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। कम से कम मैं खुद से यही कहता हूँ। फिलहाल मेरे पास न कोई ताकत है, न कोई प्रभाव जिससे मैं जवाब दे सकूं। पहले कुछ ब्रेस्ड चिकन मंगवाकर नसों को शांत करना बेहतर रहेगा। जैसे ही यह ख्याल मेरे दिमाग में आता है, मेरा मूड बेहतर हो जाता है। खाना खाने के बाद मैं बैठकर सोचता हूँ, सबसे सीधा विकल्प एक नॉवल लिखना। इस दुनिया में कॉपीराइट को गंभीरता से लिया जाता है। पायरेसी लगभग न के बराबर है, जिसका मतलब है कि ऑथर्स को वास्तव में भुगतान मिलता है। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। लैपटॉप खोलता हूँ और एक अकाउंट रजिस्टर करता हूँ। कौन सी किताब याददाश्त से लिखूं? ऐसी होनी चाहिए जो अर्थ पर बहुत बड़ी हिट रही हो। अपनी ट्रांसमाइग्रेशन की बेतुकी स्थिति और इस पूरी दुनिया की अव्यवस्था के बारे में सोचते हुए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के टाइटल टाइप कर देता हूँ, पाथ ऑफ द गोस्ट फिजिशियन। फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ और मुझे एहसास होता है कि जब मैं अपनी यादों में वापस जाता हूँ तो हर विवरण बिल्कुल साफ सामने आता है, जैसे वह मेरे दिमाग में उकेर दिया गया हो। ली हू वोंग मूसल उठाता है और उसे बार बार ओखली में नीचे लाता है। ऊब से भरा हुआ वह मिश्रण को मिट्टी समेत बारीक पाउडर में पीस रहा है, जबकि चमकता हुआ स्कैन स्टोन धीरे धीरे धूल में बदल रहा है। मैं तेजी से लिखता हूँ, 2 घंटों में 10,000 शब्द। मैं उसे अपलोड करता हूँ और रिव्यू का इंतजार करता हूँ। यह नॉवल अर्थ पर एक सांस्कृतिक घटना था। सवाल यह है कि क्या यह यहाँ भी उतना ही सफल होगा? इस बीच सिरीना की तरफ वह विभिन्न कंपोजर्स द्वारा भेजे गए गानों को सुन रही है और उनमें से कोई भी सही नहीं लग रहा। उसकी मैनेजर रॉक्सैन माहौल हल्का करने की कोशिश करती है। सिरीना, तनाव मत लो, मैं और लोगों से संपर्क करूंगी। अगर कुछ काम नहीं करता तो हम सिंगल को आगे बढ़ा देंगे और एल्बम के साथ सब कुछ सरप्राइज के रूप में जारी करेंगे। सिरीना सिर हिलाती है, नहीं, सिंगल रिलीज होगा। मैंने अपने फैंस से वादा किया है। रॉक्सैन आह भरती है और सिर हिलाती है। ठीक है, मैं तलाश जारी रखूंगी और कृपया खुद को इतना मत थकाओ। लाफ्स एंड माइल्स की बुकिंग है, ये काफी समय से स्केड्यूल में है। शो पर जाओ, थोड़ा मजा करो, थोड़ा आराम करो। सिरीना हाल ही में खुद पर खतरनाक रूप से ज्यादा दबाव डाल रही है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी चीज से भाग रही हो, और रॉक्सैन को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि वह चीज रिवर है। मंडे आ जाता है और हेवंस वॉइस की 5वीं रिकॉर्डिंग शुरू होती है। दर्शक धीरे धीरे अंदर आते हैं। वेटिंग रूम में समूह लगातार छोटा होता जा रहा है। अब केवल 7 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। मैं अपनी सामान्य जगह पर बैठा हूँ, हाथ में दूध लिए, कुछ खाते हुए। रूबी दरवाजे से अंदर आती है, हमेशा की तरह बेहद आकर्षक दिखती हुई। उसकी लंबी चिकनी टांगें अब भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। वह आत्मविश्वास से कमरे का अभिवादन करती है, मेरे बगल वाली खाली सीट देखती है और बिना एक पल सोचे वहीं बैठ जाती है। रिवर, इस राउंड में तुम क्या गा रहे हो?
मुझे फिर से रूबी के परफ्यूम की हल्की खुशबू महसूस होती है और मेरी नज़र एक पल के लिए उन गोरी टांगों पर चली जाती है। ये एक राज है, जब मैं स्टेज पर जाऊंगा तब पता चल जाएगा। रूबी मेरी मुस्कान देखती है और वैसी ही मुस्कान लौट आती है। लगता है रिवर इस राउंड में पहला स्थान लेने जा रहा है। उसे सचमुच मुझ में दिलचस्पी है, लेकिन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति इस टिप्पणी को अलग तरीके से लेता है। सभी ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ मनोरंजक होने वाला हो। मार्कस मुश्किल से प्रतिक्रिया देता है, बस मेरी तरफ एक तेज नजर डालता है, लेकिन उसके शांत दिखने वाले बाहरी व्यवहार के नीचे बेचैनी है। वह किसी और से हार सकता है, लेकिन मुझसे, एक प्रिटी बॉय आइडल से हारना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जब वह रूबी का सवाल सुनता है तो मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, बिल्कुल, मैं पहला स्थान चाहता हूँ। अगर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो तो सबसे ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। मार्कस मेरी ओर देखता है और सपाट स्वर में कहता है, देखेंगे कि तुम्हारे पास उसके लिए जरूरी क्षमता है या नहीं। कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता। खामोशी इतनी तीखी है कि जैसे उसे काटा जा सकता हो। इस बीच कंट्रोल रूम में डायरेक्टर ली मॉनिटर्स के सामने बैठा है। ये सेमीफाइनल है, हर विवरण मायने रखता है। इवॉन आज बेहद सलीके से तैयार हुई है। चलते समय उसकी हील्स की आवाज गूंजती है और उसके हर कदम के साथ लोगों की नजर उसकी टांगों की ओर खींचती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत निराशा लिखी हुई है। वह पहले ही सुन चुकी है कि रिवर जा रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि वह कितनी दूर तक पहुंचा है। उसके एक हिस्से की सचमुच इच्छा थी कि वह ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे। विक्टर भी ऐसा ही महसूस करता है। मेरे द्वारा जारी किए गए हर गाने के पीछे विक्टर खड़ा रहा है। सेमीफाइनल की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। होस्ट नियमों को दोहराता है और कंटेस्टेंट्स एक एक करके स्टेज पर जाना शुरू करते हैं। डायरेक्टर ली अपने पास बैठे विक्टर की ओर देखता है और झुककर पूछता है, इस राउंड में रिवर क्या गा रहा है? यह सवाल आइवॉन के कानों तक भी पहुंचता है। वह भी उतनी ही जिज्ञासा से उसकी ओर देखती है। विक्टर ऐसे मुस्कुराता है जैसे उसे कोई राज पता हो। देख लोगे, मैं बस इतना कहूंगा कि इस आदमी की सॉन्ग राइटिंग सचमुच बहुत प्रभावशाली हो गई है। एक असली कमबैक अब असंभव नहीं है। ये बात डायरेक्टर ली और एवॉन दोनों का ध्यान खींच लेती है। सेमीफाइनल में कोई थीम रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हर कंटेस्टेंट अपना सर्वश्रेष्ठ लेकर आया है। अब तक सबसे कम स्कोर 415 है और सबसे ज्यादा 488। प्रतियोगिता बेहद कड़ी है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं, प्रतियोगिता अपने दूसरे आधे हिस्से में पहुंच जाती है। जब वेस्ली और ब्रैंडन स्टेज पर आते हैं तो कमरे की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है। वेस्ली को 450 वोट मिलते हैं, ब्रैंडन को 453। अब भीड़ पूरी तरह उत्साहित हो चुकी है। फिर रूबी की बारी आती है। उसका गीत धीमा और शांत है। वह स्टेज पर खड़ी है, हाथ में माइक लिए। उसका शरीर धीरे धीरे रिदम के साथ झूम रहा है। एक पल में कमरे की उग्र ऊर्जा पिघलकर कुछ नरम और भारहीन बन जाती है। उसकी आवाज एक साथ आलसी और सम्मोहक है और बेचैन भीड़ धीरे धीरे शांत हो जाती है। रूबी शोर 56 वोटों के साथ समाप्त करती है। यह संख्या सामने आते ही हर कंटेस्टेंट चुप हो जाता है। नजरें मेरी और मार्कस की ओर मुड़ जाती हैं। ये स्कोर पिछले राउंड के सबसे ऊंचे स्कोर को पार कर चुका है। मार्कस भी इसे महसूस करता है। तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। रूबी से हारना वह सह सकता था, लेकिन मुझसे हारना बिल्कुल नहीं। भीड़ उत्सुकता से गूंज रही है। मैं पहले से ही विंग्स में इंतजार कर रहा हूँ। जब होस्ट मेरा नाम पुकारता है, मैं माइक उठाता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। कमरा शांत हो जाता है। कोई हूटिंग नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बस सभी की निगाहें मुझ पर हैं, इंतजार करती हुई। मैं हल्का सा झुककर अभिवादन करता हूँ। म्यूजिक शुरू होता है। मेरे पीछे की स्क्रीन पर टाइटल दिखाई देता है, डस्क, रिवर द्वारा प्रस्तुत, रिवर द्वारा लिखित और कंपोज किया गया। जैसे ही इंट्रो बजता है, सभी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। मेलोडी धीमी और विस्तृत है, जैसे वह अपने साथ हवा में कुछ ऐसा लेकर चल रही हो जो बिना पूछे कमरे को शांत कर दे। डस्क। लोग टाइटल पढ़ते हैं और उसमें कुछ ऐसा है जो चुपचाप दर्द देता है। सूर्यास्त सुंदर होता है, लेकिन वह पहले से ही मिट रहा होता है। मैं स्टेज पर स्थिर खड़ा रहता हूँ, उस भावना को अपने भीतर बनने देता हुआ। जब इंट्रो समाप्त होता है, मैं माइक उठाता हूँ और गाना शुरू करता हूँ। मेरी धीमी, भर्राई हुई आवाज कमरे में फैल जाती है, उस उदास मेलोडी को अपने चारों ओर लपेटते हुए। इस पल भीड़ उसे देखती है। सूर्यास्त की आखिरी रोशनी, सुंदर और पहले से ही गायब होती हुई। एक सुनसान हाईवे पर अकेला ड्राइवर, हर दिशा से उतरती हुई रात। मेरी वोकल कंट्रोल फिर बेहतर हो गई है। अब मैं पूरी तरह इस शरीर के साथ तालमेल में हूँ। ये गीत मुझसे ऐसे बहता है जैसे ये हमेशा से मेरा रहा हो। कोरस आता है। मेरी आवाज कोमल और दर्द से भरी हुई है। हर बारीकी, हर भावना पूरी तरह खुली हुई। दर्शक अब किसी कॉन्सर्ट हॉल में नहीं है, वे एक मरते हुए आसमान के नीचे खड़े हैं।
इवन सुन रही है। उसकी निगाहें स्टेज पर खड़े रिवर पर टिकी हुई हैं, विचारों में खोई हुई। हाल में उसके द्वारा लिखा गया हर लव सॉन्ग किसी स्वीकारोक्ति जैसा लगता है। हो सकता है उसने बहुत लोगों के साथ संबंध बनाए हों, लेकिन सच्ची भावना की बात आए तो और कैसे वह इतना गहराई से छू लेने वाला कुछ लिख सकता है। वेटिंग रूम में बाकी कंटेस्टेंट्स चुपचाप देख रहे हैं। उनके भाव पढ़ना मुश्किल है। वे सभी प्रोफेशनल्स हैं। उन्हें ठीक ठीक पता है कि वे क्या सुन रहे हैं। और धीरे धीरे हर जोड़ी आंखें मार्कस की ओर खिसक जाती हैं, जिसका चेहरा ठंडा पड़ चुका है। मार्कस काफी हद तक हिल चुका है। ये आदमी इतना बेहतर कैसे हो गया? उसकी टेक्निक पहले ही सर्वोच्च स्तर पर है। गीत समाप्त हो जाता है। मैं स्टेज पर चुपचाप झुकता हूँ। पूरा वेन्यू बिल्कुल स्थिर है। दर्शक अभी तक वापस नहीं आए हैं। फिर एक लंबे पल के बाद वे लौटते हैं और तालियां एक ऐसी लहर की तरह फूट पड़ती हैं जो रुकती नहीं। डस्क बेहद सुंदर है। कोई ऐसा गीत तब तक नहीं लिख सकता जब तक उसने सच में प्यार न किया हो और उसे खोया न हो। विक्टर भीड़ को भावुक होते हुए देखता है। ये प्रतिक्रिया देखो, इसका वोट काउंट बहुत ऊंचा जाने वाला है। मैं महसूस कर सकता हूँ। डायरेक्टर ली सहमति में सिर हिलाता है। ये सेमीफाइनल है और शो पर मेरा अंतिम परफॉर्मेंस भी। क्या मैं सचमुच पहला स्थान हासिल कर सकता हूँ? अगर ऐसा हुआ तो ये शो के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। वोटिंग बंद हो चुकी है। होस्ट मुस्कुराते हुए आगे आता है। आइए पता लगाते हैं कि इस राउंड में रिवर को कितने वोट मिले। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उस पर टिक जाती है। यहाँ तक कि साइड में खड़ा मार्कस भी घूर रहा है, मन ही मन प्रार्थना करते हुए, कृपया बहुत ज्यादा न हो। होस्ट मेरा स्कोर देखता है और उसकी सांस अटक जाती है। वह अपने झटके और उत्साह को छिपाने की कोशिश करता है और उसकी आवाज हल्की सी अस्थिर हो जाती है। रिवर को बधाई। इस राउंड में 469 वोट। सन्नाटा टूट जाता है। भीड़ फट पड़ती है। तालियां ऐसी लहर बनकर लौटती हैं जो रुकने का नाम नहीं लेती। उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने उस गीत के दौरान कुछ महसूस किया था। वे मेरे लिए खुशियां मना रहे हैं और उस एहसास के लिए भी जो उनके भीतर छू गया था। वेटिंग रूम में बाकी कंटेस्टेंट्स स्तब्ध हैं। रूबी को अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने भी इतनी बड़ी संख्या की उम्मीद नहीं की थी। हर कोई मेरी दिशा में देख रहा है। रूबी मुस्कुरा उठती है। बधाई हो रिवर। मैं भी मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। सच कहूँ तो इतने वोट पाना मुझे भी हैरान कर रहा है। जहां तक पहले स्थान की बात है, वह पूरी तरह मार्कस पर निर्भर करता है। मार्कस पहले ही स्टेज पर पहुंच चुका है। दर्शक आगे झुककर देखने लगते हैं। उसकी प्रतिभा वास्तविक है। अब तक हर राउंड में वह सबसे ऊपर रहा है और कमरा उसके फैंस से भरा हुआ है। वह माइक उठाता है, पीछे खड़े म्यूजिशियंस की ओर हल्का सा सिर हिलाता है और वे उसे थम्स अप दिखाते हैं। म्यूजिक शुरू हो जाता है। मार्कस धीरे से सांस लेता है, खुद को संभालता है और गाना शुरू करता है। वह एक लव सॉन्ग लेकर आया है, उसका सबसे मजबूत जॉनर। ये सचमुच सुंदर है और वह इसे बिना किसी गलती के प्रस्तुत करता है। जब मार्कस समाप्त करता है तो वह राहत की लंबी सांस छोड़ता है। परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। तनाव थोड़ा कम होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा। जैसे ही वह दर्शकों को वोट देते हुए देखता है, वह चिंता जिसे वह अभी अभी पीछे छोड़ने लगा था फिर से लौट आती है। बाकी कंटेस्टेंट्स स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए हैं। होस्ट द्वारा परिणाम घोषित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि ये सेमीफाइनल है, वोटों के खुलने के बाद हर कंटेस्टेंट को मंच पर बुलाकर बात करने का मौका दिया जाएगा। दर्शक अभी भी वोट कर रहे हैं। सभी खामोशी से इंतजार करते हैं। विक्टर धीरे से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मार्कस इस राउंड में जीत जाएगा? इवोन कुछ पल चुप रहती है, फिर सिर हिलाती है। मुश्किल होगा। रिवर का स्कोर इस राउंड में बहुत ज्यादा है। डायरेक्टर ली सिर हिलाता है। पहला स्थान बचाए रखना इस समय बहुत कठिन काम है। वोटिंग बंद हो जाती है। होस्ट प्रभाव पैदा करने के लिए रुकता है। तो मार्कस को कितने वोट मिले? इस पल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति होस्ट को घूर रहा है। मार्कस एक तरफ खड़ा है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। होस्ट अंतिम संख्या पढ़ता है, एक पल के लिए स्थिर हो जाता है, फिर बोलता है, मार्कस को बधाई। इस राउंड में 459 वोट। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। सबसे ज्यादा मार्कस। ये कैसे संभव है? वह मानने को तैयार नहीं कि वह 460 भी पार नहीं कर पाया। ठीक है, उसने मुझे नहीं हराया, लेकिन इस राउंड में वह रूबी को भी नहीं हरा पाया। मार्कस को लगता है जैसे दुनिया उसके नीचे से खिसक गई हो। उसके पैर लगभग जवाब दे देते हैं। वह लड़खड़ाता है, फिर खुद को संभाल लेता है। होस्ट उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मार्कस हाथ उठाकर मना कर देता है। उसके भीतर की रोशनी पूरी तरह बुझ चुकी है। उसकी आंखें खाली हैं, इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही कि वह दूसरा स्थान भी नहीं बचा सका। ये उसे वास्तविक नहीं लगता। भीड़ भी हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखती है। हे भगवान, मार्कस सच में हार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। रिवर ने सचमुच पहला स्थान ले लिया। इवोन के चेहरे पर भी सदमा साफ लिखा है। उसकी आंखें नम हैं, आंसू किनारों पर चमक रहे हैं। उसने सचमुच कर दिखाया। उसने सेमीफाइनल में पहला स्थान हासिल कर लिया। वेटिंग रूम में ब्रैंडन इसे समझ नहीं पा रहा। शुरुआत में रिवर की टेक्निक सचमुच कमजोर थी। अब वह इतना अच्छा कैसे हो गया? तभी स्टाफ सबको मुख्य मंच पर ले आता है। ऑडियंस गिफ्ट सेगमेंट का समय हो चुका है।
होस्ट मंच के बीच में खड़ा है, मैं एक तरफ, मार्कस दूसरी तरफ। जो घमंड कभी मार्कस की पहचान था, वह पूरी तरह गायब हो चुका है। वह ऐसा दिखता है जैसे उसका मन कहीं और हो। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है तो वह तुरंत दूसरी ओर देख लेता है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद देने हेतु हमने दर्शकों के लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं। अब आइए हमारे प्रथम स्थान विजेता रिवर की बात सुनते हैं। होस्ट पहले से जानता है कि मैं जा रहा हूँ। वह स्क्रिप्ट का पालन कर रहा है, मुझे अपने जाने की घोषणा करने का मौका दे रहा है। इस तरह शो को होने वाला नुकसान कम से कम रहेगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रूबी अभी भी मुझे देख रही है, किसी रोमांचक बात की उम्मीद करते हुए। भीड़ शांत हो जाती है। मैं माइक उठाता हूँ, मैं धीरे से बोलता हूँ, आप सभी के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेमीफाइनल में पहला स्थान प्राप्त करके मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैं सारी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, हल्का सा झुकता हूँ और फिर आगे बोलता हूँ। आज रात मैं आप सभी के साथ एक और बात साझा करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और काम से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के कारण मैंने शेष प्रतियोगिता से हटने का निर्णय लिया है। इस पूरी यात्रा के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। रास्ते लोगों को फिर से मिलाने का एक तरीका रखता है। अगली बार तक। मैं आखिरी बार झुकता हूँ और माइक वापस होस्ट को दे देता हूँ। उस भीड़ के बीच जिसने अभी तक समझा भी नहीं कि क्या हुआ है, मैं मंच से उतर जाता हूँ। मंच पर रोशनी ही रोशनी है और उसके बाहर सिर्फ अंधेरा। इस क्षण प्रोडक्शन क्रू को छोड़कर वहां मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह उलझन में है। ये क्या हो रहा है? रिवर ने अभी घोषणा की कि वह प्रतियोगिता छोड़ रहा है। उसने अभी अभी पहला स्थान हासिल किया है। कोई इस तरह अचानक कैसे छोड़ सकता है? हर कोई हैरान है और दर्शक उफान पर हैं। पूरा वेन्यू अराजक हो जाता है। रूबी मुझे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमकता है जिसे समझ पाना मुश्किल है। वह समझ नहीं पा रही कि अभी क्या हुआ। बाकी कंटेस्टेंट्स भी हैरान और उलझन में हैं, लेकिन ज्यादातर के भीतर एक छिपी हुई खुशी है। मेरे जाने के बाद उनका एक प्रतियोगी कम हो गया है। मार्कस हालांकि बिल्कुल गुस्से में दिख रहा है और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा है। मैं पूरी तरह चला गया। इसका मतलब यह है कि मार्कस को बदला लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। धत्तेरे की रिवर, ये बहुत गंदी चाल थी। होस्ट कुछ सधे हुए आधिकारिक शब्दों के साथ कार्यक्रम को समाप्त करता है और इसी तरह सेमीफाइनल खत्म हो जाता है। अगले दिन आइवॉन के ऑफिस में मैं सोफे पर बैठा लाफ्स एंड माइल्स के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा हूँ। 2 एपिसोड्स, प्रति एपिसोड 1 मिलियन। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा और नेगोशिएट कर सकूं, लेकिन आइवन कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। शो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उनके पास गेस्ट्स की कोई कमी नहीं है। अगली शूटिंग अगले सप्ताह है, मुझे बस वहां पहुंच जाना है। इवॉन मेरे सामने बैठी है और धीरे से बोलती है, तुमने पढ़ लिया? कोई समस्या नहीं? वह जो पेन मुझे देती है उसे लेने के लिए मैं हाथ बढ़ाता हूँ और मेरी उंगलियां उसके हाथ को छू जाती हैं। उसकी त्वचा ठंडी है और अविश्वसनीय रूप से मुलायम। कॉन्ट्रैक्ट की 2 प्रतियां हैं। साइन करने के बाद मैं एक अपने पास रखता हूँ और दूसरी प्रोडक्शन टीम के पास छोड़ देता हूँ। बाहर निकलते समय मैं मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ बढ़ाता हूँ। धन्यवाद इवॉन, उम्मीद है फिर साथ काम करेंगे। इवॉन मेरी ओर देखती है, एक पल झिझकती है, फिर हाथ मिला लेती है। फ्राइडे जल्दी आ जाता है। हेवंस वॉइस का एपिसोड 4 प्रसारित होता है और लिली सुबह से ही सोफे पर बैठी इंतजार कर रही है। पहले 3 एपिसोड्स में रिवर की परफॉर्मेंसेस शानदार थीं। वह पहले ही उसकी फैन बन चुकी है। इस एपिसोड की थीम ऑटम है। जब वह सॉन्ग लिस्ट देखती है तो सहज रूप से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देती है। विंड टाइटल वास्तव में थीम पर फिट बैठता है। जैसे ही इंट्रो बजता है, लिली की आंखें चमक उठती हैं। वह स्क्रीन को घूरती रहती है, रिवर को पूरे दिल से परफॉर्मेंस करते हुए देखती हुई। वह एक पल के लिए जम जाती है। यह अविश्वसनीय है। उसकी आंखें और अधिक चमकने लगती हैं। लाइव कमेंट्स पागलों की तरह चल रहे हैं। एक और ओरिजिनल, ये कमाल है। रिवर ने ये किसके लिए लिखा? मुझे उससे जलन हो रही है। मेरा दिल उसके लिए दुख रहा है। शहर के दूसरी ओर सिरीना अभी अभी उसका वीडियो देखकर खत्म करती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रिवर सॉन्ग राइटिंग में इतना प्रतिभाशाली होगा। उसके नए एल्बम में अब भी सही ट्रैक्स नहीं हैं। अचानक उसके मन में एक विचार आता है, क्या उसे रिवर से संपर्क करना चाहिए? लेकिन फिर उसे धोखा याद आता है। रिवर और जेड याद आते हैं और वह तुरंत उस विचार को दबा देती है। ये सारे लव सॉन्ग्स लिख रहा है, नकली ईमानदारी और कुछ नहीं। इस बीच शहर के किसी हिस्से में एक लग्जरी अपार्टमेंट में सनी चुपके से हेवंस वॉइस देख रही है। रिवर को इतने बड़े वोट मिलते हुए देखकर उसके भीतर उत्साह की लहर दौड़ जाती है। बस एक और बाधा, अगर रिवर मार्कस को हरा देता है तो वह चैंपियन बन जाएगा। सिर्फ यह सोचकर ही वह घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। ठीक उसी समय वार्नर एंटरटेनमेंट में प्रेस्टन के विला के अंदर रेशमी नाइट गाउन पहने एक मिड टियर एक्ट्रेस उसके पीछे खड़ी है और धीरे धीरे उसकी कनपटियों की मालिश कर रही है। प्रेस्टन उसके सहारे पीछे झुका हुआ है और एक हाथ से ट्रेंडिंग लिस्ट स्क्रॉल कर रहा है। उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान उभरती है। कमबैक
सपने देखते रहो। उसे पहले से पता है कि रिवर प्रतियोगिता छोड़ चुका है, क्योंकि यह सब उसी ने करवाया था। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो खुद से काफी खुश महसूस करता है। वह हल्का सा सिर पीछे झुकाता है, उसके चेहरे को देखता है। उसमें कुछ ऐसा है जो उसे जेड की याद दिलाता है और वह उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। संडे की शाम मैं लाफ्स एंड माइल्स की फिल्मिंग शुरू करने के लिए ग्वांगचांग उड़कर पहुंचता हूँ। होटल लॉबी में मेरी मुलाकात इवोन से हो जाती है। वह मुझे एक अजीब नजर से देख रही है और सच कहूं तो अब यह मुझे परेशान करने लगा है। आखिरकार मैं बोल पड़ता हूँ, इवोन, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? वह आंखें घुमाती है, एक पल रुकती है, फिर सवाल मेरी ओर लौटा देती है, क्या तुम्हें पता है कि इस एपिसोड में और कौन गेस्ट के रूप में आ रहा है? मैं सिर हिला देता हूँ। मैं कभी ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता। मैं बस मुस्कुराकर कहता हूँ, मैं यहाँ फिल्मिंग करने और पैसे कमाने आया हूँ। शो में और कौन है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इवोन मुझे लंबे समय तक एक अर्थपूर्ण नजर से देखती है। ठीक है, कल पता चल जाएगा। अपने कमरे में लौटने के बाद भी मैं सोचता रहता हूँ, कहीं वे मुझे फिर से तो नहीं काट रहे। मैं जल्दी से नहा धोकर लैपटॉप खोलता हूँ और फिर लिखने बैठ जाता हूँ। नॉवल अब 8000 सेव्स तक पहुंच चुका है और संख्या लगातार बढ़ रही है। अगली सुबह लाफ्स एंड माइल्स की फिल्मिंग आधिकारिक रूप से शुरू होती है। सभी लोग होटल एंट्रेंस पर इकट्ठा होते हैं। 6 नियमित कास्ट मेंबर्स सबसे पहले पहुंचते हैं। फिर डायरेक्टर मेरा परिचय करवाता है और बाकी कास्ट पूरी तरह हैरान दिखाई देती है। क्या ये वही आदमी नहीं है जो हेवंस वॉइस में है? ये यहाँ क्या कर रहा है? उनके चेहरों पर उलझन साफ दिखाई दे रही है। मैं बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता हूँ। हेलो सब लोग, मैं रिवर हूँ। चार्ली सबसे पहले मेरा स्वागत करता है और बाकी लोग भी शिष्टता से हेलो कहते हैं। मैं सबसे दाईं ओर अपनी जगह ले लेता हूँ। बीच में लांस खड़ा है, देश के सबसे बड़े ए-लिस्टर्स में से एक। उसकी लोकप्रियता मेरे चरम समय की लोकप्रियता से भी ज्यादा है। फिर तीसरा गेस्ट आता है। एक काली टैलेंट वैन आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और सिरीना बाहर निकलती है। हर कोई जम जाता है, फिर अजीब भावों के साथ मेरी ओर देखने लगता है। मैं भी उतना ही चौंका हुआ हूँ। सिरीना आखिरी ड्रॉप इन गेस्ट है। अब समझ आया कि कल इवोन इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। पेंगुइन मीडिया और मैंगो टीवी फिर वही पुराने हथकंडे अपना रहे हैं। व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार। मैं अपना चेहरा सामान्य रखता हूँ और बाकी सबके साथ ताली बजाता हूँ। सिरीना मुझे देखती है और एक पल के लिए चौंक जाती है। सिरीना और रिवर का रिश्ता कोई रहस्य नहीं है। हर कोई जानना चाहता है कि सिरीना इस शो में आने के लिए कैसे मान गई, लेकिन उसके चेहरे के झटके और उसके पीछे खड़े उसके मैनेजर के आश्चर्य को देखकर साफ है कि उन्हें भी पहले से कुछ पता नहीं था। सिरीना खुद को संभालती है और आगे बढ़ती है। मैं सबसे दाईं ओर हूँ। उसे लांस के बगल में सेंटर पोजीशन दी जाती है। इस पल ऐसा लगता है जैसे वह और मैं दो पूरी तरह अलग दुनियाओं में हों, लेकिन लांस और सिरीना साथ खड़े हैं। एक हैंडसम लड़का, एक स्टनिंग लड़की। वे एक परफेक्ट गोल्डन पेयर की तरह दिखते हैं। इस एपिसोड में पूरे करने के लिए 3 चैलेंजेस हैं। 9 लोगों को 3 टीम्स में बांटा जाता है और हर टीम एक टास्क की जिम्मेदारी लेती है। डायरेक्टर सभी से लॉट्स निकलवाता है। मुझे 6 मिलता है। मैं चारों ओर देखता हूँ, किसी और के पास 6 नहीं है। लांस अपना लॉट देखता है, 3। सिरीना के पास 6 हैं। उसके चेहरे पर हल्की निराशा आ जाती है। आखिरकार सिरीना, चार्ली और मैं एक ही टीम में होते हैं। लांस की आंखों में ईर्ष्या चमकती है। बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये दोनों सच में एक दूसरे से बच नहीं सकते क्या? हमारी टीम का टास्क एक डबल डेकर बस पर परफॉर्मेंस देना है। प्रोडक्शन क्रू ने ऊपर वाले डेक पर स्पीकर्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक डबल डेकर तैयार किया है। हमें ऊपर प्रदर्शन करके पैसे कमाने हैं। चार्ली सबसे पहले ऊपर जाता है, फिर सिरीना उसके पीछे और मैं सबसे आखिर में। उसकी स्कर्ट के कारण सीढ़ियां चढ़ना थोड़ा असुविधाजनक हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि वह क्या सोच रही है, इसलिए एक ब्लैंकेट उठाता हूँ, उसे खोलता हूँ और उसकी ओर बढ़ा देता हूँ। ये पहली बार है जब हमने एक दूसरे को कुछ दिया है। सिरीना उसे ले लेती है, थोड़ा चौंक कर, और बस इतना कहती है, थैंक्स। वह ब्लैंकेट अपनी कमर के चारों ओर लपेटती है और ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन सीढ़ियां फिसलन भरी हैं और सिरीना सहज रूप से किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है और मेरी बांह पकड़ लेती है। सावधान। मेरी आवाज सुनकर सिरीना एक पल के लिए खोई हुई सी लगती है। खुद को संभाल लेने के बाद वह अपने आप मेरा हाथ छोड़ देती है और ऊपर वाले डेक पर पहुंच जाती है। थैंक्स, फिर से धन्यवाद, ठंडे और दूर के स्वर में कहा गया। मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाता कि उसकी हथेली मेरी बांह पर कितनी मुलायम और ठंडी लगी थी, और एक विचार मेरे मन में आ जाता है, ऐसी हथेली गर्मियों में पकड़ने में बहुत अच्छी लगेगी। ऊपर वाले डेक पर चार्ली पहले से ही स्पीकर्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम कर रहा है। चार्ली के नेतृत्व में बस पहले से तय सड़क की ओर चल पड़ती है। चार्ली बीच में खड़ा होता है और मैं तथा सिरीना दोनों तरफ। लगभग तुरंत ही हमारे आसपास भीड़ जमा होने लगती है। लोगों को मुझे और सिरीना को साथ देखकर साफ झटका लगता है, लेकिन चार्ली में एक स्वाभाविक होस्ट जैसी सोशल स्किल्स हैं।
वह परिचय और मजाक शुरू कर देता है और भीड़ हंसी से भर उठती है। अधिक से अधिक लोग रुककर देखने लगते हैं। मैं आसमान की ओर देखता हूँ। ये सब मुझे किसी दूसरे जीवन की बात जैसा लगता है। फिर सेरेना 2 गाने गाती है और सच कहूँ तो ये डीवा सचमुच गा सकती है। इसे कहने का और कोई तरीका नहीं है। फिर मेरी बारी आती है। सेरेना अभी भी सुनते हुए विचारों में खोई हुई है, तभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है। परफॉर्मेंस छोटा करना पड़ता है। चार्ली हमारी कमाई गिनता है, 1000। लगता है आज हम अपने ऊपर थोड़ा खर्च कर सकते हैं। होटल लौटने पर बाकी टीम्स भी धीरे धीरे वापस आ जाती हैं। लांस नोटिस करता है कि सेरेना और मैंने लगभग कोई बात नहीं की और उसके भीतर राहत की एक शांत लहर दौड़ जाती है। रात के खाने से पहले एक और गेम होता है। सभी लोग खूब आनंद लेते हैं। अच्छे भोजन के बाद दोपहर का समय हमारे कमाए हुए पैसे खर्च करने के लिए होता है। चार्ली और सेरेना पेडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रिप देखने का फैसला करते हैं और मैं इससे पूरी तरह ठीक हूँ। समस्या यह है कि प्रोडक्शन क्रू ने कोई वाहन व्यवस्थित नहीं किया है, इसलिए सभी को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर जाना होगा। बारिश के बाद की हवा ठंडी और ताज़ा है और चार्ली अपना उत्साह मुश्किल से रोक पा रहा है, लेकिन सेरेना अनिश्चित दिखती है। स्कूटर के पास खड़ी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मैं इनमें से एक भी नहीं चला सकती, वह थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहती है। चार्ली हंसकर बात टाल देता है। कोई समस्या नहीं, हम में से कोई तुम्हें राइड दे सकता है। रिवर शायद संभाल सकता है ना? मैं सिर हिलाता हूँ और सेरेना की ओर देखता हूँ। चूंकि मुझे पहले से पता है कि वह राइड नहीं कर सकती, मैं पास रखा गुलाबी हेलमेट उठाता हूँ और उसे पकड़ा देता हूँ, अपनी आवाज सहज रखते हुए। तुम्हारी मर्जी, किसकी राइड लेना चाहती हो? बाकी गेस्ट्स भी ये देख लेते हैं। लांस और उसकी टीम अभी निकलने ही वाली थी, लेकिन यह देखकर रुक जाती है। उसे एक मौका दिखाई देता है और वह आगे बढ़कर सेरेना से पूछता है कि क्या वह उसकी ग्रुप के साथ बीच चलना चाहेगी। डायरेक्टर की आंखें यह सब देखकर चमक उठती हैं। वह कैमरा क्रू को इशारा करता है कि सेरेना का क्लोजअप लें। मैं और लांस, सेरेना किसे चुनेगी? वेंडी तेज निगाहों से सेरेना को देख रही है। उसे सेरेना का रिवर के आसपास रहना पसंद नहीं है, लेकिन वह उसे लांस के पास भी नहीं देखना चाहती। उसे पता है कि लांस की कई लड़कियां हैं, बस अभी तक यह बात सामने नहीं आई है। सेरेना वहीं खड़ी झिझक रही है। हवा उसके बालों में बह रही है और वह बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे अच्छी तरह पता है कि लांस क्या चाहता है, लेकिन जब वह रिवर की ओर देखती है तो वह बिल्कुल बेपरवाह दिखता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वह किसके साथ जाती है। ये बात उसे चुभती है तो वह सचमुच मुझे भूल चुका है। तब की सारी मीठी बातें बेकार थीं। ठीक है, तुम्हें परवाह नहीं तो मैं तुम्हें ही चुनूंगी, सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए। सेरेना लांस का निमंत्रण ठुकरा देती है, गुलाबी हेलमेट पहनती है और मेरे स्कूटर की ओर चली आती है। भीड़ स्तब्ध रह जाती है। सेरेना ने सचमुच मुझे चुना। लांस मजबूरी में मुस्कुराता है, लेकिन जो नजर वह मेरी तरफ डालता है उसमें साफ झुंझलाहट है। चल रहे हो या नहीं? किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं वास्तविकता में लौटता हूँ। होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तो फिर कसकर पकड़ लेना, नहीं चाहता कि तुम गिर जाओ। सेरेना मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। मैं बस हंसता हूँ और स्कूटर स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। अचानक झटके से सेरेना आगे की ओर झुक जाती है। वह घबराकर मेरी पीठ से टकराती है और मेरी जैकेट पकड़ लेती है। कितनी मुलायम! मैं अपनी पीठ पर उसकी गर्माहट महसूस करता हूँ और हवा में उसकी खुशबू की हल्की सी झलक पकड़ता हूँ। देखा, मैंने कहा था कसकर पकड़ लो। सेरेना के कान हल्के लाल हो जाते हैं। दोनों हाथ मेरी जैकेट पकड़े हुए हैं, लेकिन वह वैसे पकड़ने से इनकार करती है जैसा मैंने कहा था। बारिश के बाद गुआंगचांग ठंडा और सुखद है और हल्की हवा बह रही है। सेरेना को शायद ही कभी इस तरह घूमने का मौका मिलता है। सड़कों के किनारे विंटेज रेट्रो स्टाइल की इमारतें हैं। वह अपना फोन निकाले हुए हैं, तस्वीरें ले रही हैं, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह खुश। मैं रियरव्यू मिरर में उसका चेहरा देखता हूँ, बेदाग, बेहद खूबसूरत, और मेरे भीतर कुछ हलचल होती है। वह सचमुच सुंदर है। ओरिजिनल सोल आखिर सोच क्या रहा था? उसे जाने कैसे दिया? तभी आगे की लाइट लाल हो जाती है। मैं जल्दी से ब्रेक लगाता हूँ और सेरेना, जो पूरी तरह तैयार नहीं थी, फिर से मुझसे टकरा जाती है। उसका फोन लगभग हाथ से गिर ही जाता है। मैं फिर अपनी पीठ पर वही जानी पहचानी मुलायम एहसास महसूस करता हूँ। मैं मुड़कर देखता हूँ तो वह मुझे ऐसे देख रही है, आधी नाराज, आधी कुछ और। मैं अपना सबसे मासूम चेहरा बनाता हूँ। सॉरी, रेड लाइट। वह बिना कुछ कहे पीछे खिसक जाती है, हमारे बीच थोड़ा फासला बना लेती है और अपना फोन रख देती है। लाइट हरी हो जाती है और मैं स्कूटर आगे बढ़ा देता हूँ। थोड़ी ज्यादा पावर लग जाती है। मैं ब्रेक छूता हूँ और वह फिर मुझसे टकरा जाती है। रिवर, क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? सेरेना के कान गुलाबी हो जाते हैं। उसे सचमुच शक हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने काफी समय से राइड नहीं की। इन स्कूटर्स में बहुत ज्यादा किक है, बस थोड़ा कसकर पकड़ लो। सेरेना पूरी तरह मना कर देती है, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं पहुंचते कि अचानक एक कार हमारे सामने कट मार देती है। मैं पूरी ताकत से ब्रेक लगाता हूँ।
हम मुश्किल से बचते हैं। सेरीना का चेहरा पीला पड़ जाता है और इस बार वह अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लेती है और कसकर पकड़ लेती है। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा है। हम तीनों पेडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रिप पहुंचते हैं और इधर उधर घूमना शुरू करते हैं। जहां देखो वहां खाने की चीजें और छोटे छोटे ट्रिंकेट्स हैं। सेरीना आगे एक दुकान देखती है जहां लोग कस्टम सिरेमिक फिगरीन्स बनाते हैं। अंदर एक युवा जोड़ा साथ मिलकर एक फिगरीन बना रहा है। वह एक पल के लिए स्थिर हो जाती है। एक याद उभर आती है। जब उन्होंने अभी अभी डेटिंग शुरू की थी तब वे दोनों भी यही काम कर रहे थे। उस समय सब कुछ कितना परफेक्ट लगता था। मैं उसका रिएक्शन देखता हूँ। उस शाम सेरीना बस सोने की तैयारी कर रही होती है कि उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलती है। फर्श पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा है। वह एक पल झिझकती है, फिर उसका ढक्कन उठाती है। अंदर एक चिबी स्टाइल सिरेमिक फिगरीन है। उसका एक छोटा और बेहद प्यारा वर्जन, बिल्कुल उसकी तरह बनाया गया। वह मेरी ओर वाले दरवाजे की तरफ देखती है। इसके पास इसे बनाने का समय कब था? मैं दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा हूँ। पीपहोल से देख रहा हूँ कि वह उसे अंदर ले जाती है। मेरे होंठों के कोने पर मुस्कान आ जाती है। यह हर बार काम करता है। अगले दिन प्रोडक्शन क्रू हमारे लिए एक कैंपस परफॉर्मेंस की व्यवस्था करती है। स्टूडेंट्स पहले से ही स्पोर्ट्स फील्ड में इकट्ठा हैं, 5000 से भी ज्यादा। मीडिया क्रूज हर जगह मौजूद हैं। चार्ली पूरी तरह क्राउड प्लीजर बन जाता है और सभी को लेकर मंच पर जाता है ताकि स्टूडेंट्स का अभिवादन कर सके। भीड़ जोरदार उत्साह से फट पड़ती है। नीचे पहले से ही चर्चाएं चल रही हैं। लांस कितना हॉट है, सेरीना कमाल लग रही है। रुको, क्या वह रिवर है? वह यहाँ क्या कर रहा है? वह स्कमबैग है। आखिरी वाली आवाज स्कमबैग इतनी ऊंची निकलती है कि मंच पर मौजूद हर व्यक्ति सुन लेता है। मेरा मन करता है कि जमीन में समा जाऊं। परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाती हैं। सेरीना अपना एक लव सॉन्ग गाती है। उसकी आवाज समृद्ध और सहज है और मैं खुद को पूरी तरह उसमें खींचता हुआ पाता हूँ। फिर चार्ली की टीम समाप्त करती है और मेरी बारी आती है। लांस स्वाभाविक रूप से शो का समापन करने वाला है। मैं माइक लेकर मंच पर जाता हूँ। मेरी रेप्यूटेशन अभी भी बहुत खराब स्थिति में है। भीड़ में कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही मेरी तरफ इंसल्ट्स चिल्ला रहे हैं। सेरीना यह सुनती है और स्पष्ट रूप से विचलित दिखाई देती है। वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं यह सब झेलते हुए आगे कैसे बढ़ता रहा हूँ। जिस तरह वह मेरी ओर देखती है उसमें एक शांत सी सहानुभूति है। हेलो सब लोग, मैं रिवर हूँ। यह एक नया गाना है, माई डेस्कमेट। स्टूडेंट्स तुरंत उत्साहित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यह एक नया सॉन्ग है। हमारे स्कूल में वर्ल्ड प्रीमियर। हम तो बहुत लकी हैं। मंच पर मैं गिटार थामे खड़ा हूँ। मेरी उंगलियां धीरे धीरे स्ट्रिंग्स पर चल रही हैं। मेलोडी धीरे धीरे उठती है, अपने साथ एक शांत और दर्द भरी उदासी लेकर, और सिर्फ कुछ लाइंस के भीतर हर किसी का मन एक क्लासरूम में लौट जाता है। ये सॉन्ग लोगों को सीधे अपनी ओर खींच लेता है। सेरीना की आंखें चमक उठती हैं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रिवर अब इस तरह लिख रहा होगा। मेलोडी इतनी आसान है कि भीड़ में मौजूद स्टूडेंट्स खुद ही उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं। ये सॉन्ग एक टाइम मशीन है। ये हर किसी को सीधे उनके स्कूल डेज में वापस ले जाता है। मंच पर मौजूद दूसरे गेस्ट्स भी इसे महसूस करते हैं। वे अपने डेस्कमेट्स के बारे में सोचते हैं, उस दोस्त के बारे में जो उनके सबसे करीब था, और सोचते हैं कि जिंदगी उसे कहाँ ले गई। भीड़ में मौजूद स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू हैं। हाई स्कूल के 3 साल, कितनी सारी यादें, और जल्द ही हर कोई अपनी अपनी राह पर चला जाएगा। इसे महसूस न करना मुश्किल है। गीत समाप्त हो जाता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रिवर ऐसा कर पाएगा। लव सॉन्ग्स एक बात है, लेकिन यह अविश्वसनीय है। आप सभी का धन्यवाद। मैं गहराई और ईमानदारी से झुकता हूँ, फिर धीरे धीरे मंच से उतर जाता हूँ। स्टूडेंट्स अब भी मेरा नाम पुकार रहे हैं। विक्टर और इवॉन एक दूसरे को स्तब्ध नजरों से देखते हैं। ये आदमी हमें चौंकाना कभी बंद नहीं करता। ये एपिसोड बहुत बड़ा होने वाला है। लांस मुझे वापस आते हुए देखता है और पहली बार उसके भीतर कुछ ऐसा पैदा होता है जो बेचैनी के करीब है। उसने सोचा था कि मैं बस एक और लव सॉन्ग गाऊंगा, लेकिन यह पूरी तरह अलग था। रिवर का एक बिल्कुल नया पक्ष। मैं सेरीना के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और शांत हो जाता हूँ। वह गहरे नीले आसमान की ओर देख रही है। मैं उसकी ओर मुड़कर देखता हूँ। उसकी गर्दन की सुंदर रेखा गोरी और आकर्षक। फिर मैं भी उसकी नजर का पीछा करते हुए उसी गहरे नीले आसमान की ओर देखता हूँ। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। दुनिया शांत है। आसमान अंतहीन रूप से नीला है। एक हल्की हवा गुजरती है और उस खामोशी के बीच कहीं हम दोनों चुपचाप अपने अपने लिए मुस्कुरा देते हैं।